स्टार्ट करते हैं हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। हम लोग 11 फेब 2023 का ये न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, कुछ मेजर हाइलाइट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, एडिटोरियल्स कवर करेंगे। एडिटोरियल मैं कल वाले आज कवर करूँगा, आज वाले ना सिर्फ 2 ही हैं, तो मैं शायद थोड़ा जल्दबाजी में रहूँगा तो आज वाले नहीं कर पाऊँगा। आज बस 2 होंगे आज के इंपॉर्टेंट, तो उनको मैं नेक्स्ट डे कवर कर दूँगा। और एथिक्स का हमारा आज से केस स्टडी स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी कवर करते हैं। 10 फेब के जो हमारे टॉपिक्स हैं एक बार उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्विकली से, हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए थे। तो रिसेंटली जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है प्रेसिडेंट का, उसका रिप्लाई दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, दोनों हाउस में दिया था उन्होंने, लोकसभा में भी और राज्यसभा के अंदर भी। तो हमको पॉलिटिकल स्टांस में नहीं जाना उन्होंने क्या कुछ कहा था, बट आपको मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 87 के अंडर ये आता है। तो जब भी कोई जनरल इलेक्शन होता है ना, उसके बाद जो पहला वो होता है सेशन होता है उसमें, और हर साल के पहले सेशन में प्रेसिडेंट को एक एड्रेस करना होता है। उसमें गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ वगैरह पिछले साल में मतलब गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया वो सब एड्रेस करते हैं। देन हमारे यहाँ पर एक ककीनदा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर एक ही एडिबल ऑयल के कुछ फैक्ट्री थी, उसमें कुछ लीक वगैरह हो गया था, जिसके कारण 7 लोगों की दम घुटने के कारण, एस्फिक्सेशन का मतलब होता है सफोकेशन, दम घुटने के कारण डेथ हो गई थी। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह के टॉपिक आपको एग्जाम में कैसे यूज़ करने होते हैं, और आपको खुद भी समझदार बनना है, क्योंकि कल को आप ऑफिसर बनोगे। यू हैव टू मेक श्योर कि इस तरह से लोगों की जान ना जाए। देन वी टॉक्ड अबाउट कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ना क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट रोल आउट करने की बात की थी, और मैंने बताया था फूड सिक्योरिटी के अंदर ये कहाँ कहाँ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देन एनहेंस द पुलिस प्रेजेंस, एल्यूमिनेट द डार्क स्पॉट्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला था। मैंने आपको लाइट पोल्यूशन के बारे में बताया था यहाँ पर, एंड दिल्ली को 24/7 रनिंग सिटिंग बनाने के बारे में बताया था। ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके थे, मैंने बस उसको कनेक्ट किया था प्रीवियस टॉपिक से। इसके ऊपर थोड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि 20 मार्च को पार्लियामेंट के बाहर जो एक महापंचायत होने वाली है ना, उसमें मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में एमएसपी के बारे में बताया था। 23 क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, और स्टैट्यूटरी कोई लॉ नहीं है इसको लेकर के। 1960s के आसपास बात की जा रही थी, तब से आया था ये। 1966 में खासकर इसको स्टार्ट किया गया था। एंड जो शुगर केन होता है उसके लिए हमारे पास FRP होता है, फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस होता है, विच कम्स एज पर दी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, एमएसपी क्यों होता है, कब क्या कुछ करना होता है। देन एक्सप्लोरिंग द ब्लू इन द इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप, बहुत सिंपल सा आर्टिकल था, इंडिया फ्रांस ने क्या कुछ साथ में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया फ्रांस ने दोनों ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट किया था 2015 में, दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर के। एंड बोथ द कंट्रीज शेयर अ लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़, दो कंट्रीज़ आगे बढ़ना चाहती हैं। फ्रांस का इंडिया के साथ कोई खास ऐसा टकराव भी नहीं है, और दोनों की इन्वेस्टमेंट पे भी काफ़ी काम चल रहा है, ट्रेड भी बहुत अच्छा चल रहा है। एंड फ्रेंच जो स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन्स है उनको भी इंडिया में बनाया जा रहा है। हम लोगों ने 36 रफाल फाइटर जेट्स भी मंगवाए थे वहाँ से। एंड जो टाटा ग्रुप उन्होंने C295 का टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लिया था। हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी चल रही होती है, एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर दोनों मिलकर काम करते हैं। फ्रांस इंडिया का UNSC में परमानेंट मेंबरशिप में सपोर्ट करता है, NSG में सपोर्ट करता है। और 2018 में जब उनके प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे, देन दैट टाइम वी हैड दिस जॉइंट स्ट्रेटजिक विजन ऑफ इंडिया फ्रेंच कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर फ्रांस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस रीजन में कोऑपरेशन के लिए, और UAE के साथ तीनों ने मिलकर के ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन भी सेटअप, उसका फंड सेटअप किया था। दोनों ने मिलकर के पुतिन और जो जेलेंस्की है यूक्रेन और रशिया के मैटर के ऊपर, दोनों उनसे ओपन कम्युनिकेशन रख के बातचीत करते रहते हैं। देन हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया के अंदर जो लोग सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहे हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट था रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के पेंडिंग केसेस के बारे में लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ अपडेट आया था। एंड सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को लेकर के तो मैंने कहा था कि एडिटोरियल से पढ़ लेना। मोर देन 350 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई है इंडिया के अंदर सिंस 2014। ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल जगह एग्जाम में यूज़ करना है, आपको स्किप नहीं करना है। देन 5th रीजनल डायलॉग हुआ था अफगानिस्तान को लेकर के रिसेंटली मॉस्को में। 3rd डायलॉग जो था इंडिया में हुआ था 2021 में। तो इंडिया ने कहा था कि हम लोग अफगानिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ रिसेंट बजट में हम लोगों ने 200 करोड़ उनको सपोर्ट प्रोवाइड भी की थी। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि वहाँ पर दाइश ग्रुप है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद है, जिनके कारण प्रॉब्लम रहती है, बट स्टिल हम लोग ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के ऊपर काम करते रहेंगे। देन US ने कहा था कि हम लोग इंडिया को सैंक्शनिंग नहीं करेंगे अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है चीप में। तो उन्होंने कहा उनके ट्विन गोल्स तो पूरे हो ही रहे ना। बेसिकली वो नहीं चाहता था कि रशिया का जो ऑयल है वो प्रीमियम प्राइस पे जाए, और रशिया इंडिया को सस्ते में ऑयल दे रहा है, तो इंडिया को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इंडिया का फ़ायदा भी हो रहा है, वो हमारा अच्छा ग्रुप है, हम उसको अलाउ भी कर रहे हैं, और रशिया का जो प्राइस था वो रशिया को सस्ते में देना पड़ रहा है, तो दोनों फ़ायदे हो रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ कह रहे थे कि चाइना और इंडिया जिस तरीके से रशिया से तेल खरीद रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ्यूचर में। तो लेकिन US ने बोला देखो भाई जो भी हो, हम लोग इंडिया पर सैंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंडिया इज़ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर दैट वी हैव।
बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए मैंग्रोव्स के नीचे से निकालेंगे, तो पहले ये 100 करोड़ को होने वाला था, अब 10,000 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि ये लोग मैंग्रोव को सेव करना चाहते हैं। तो ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है जो कि महाराष्ट्र के अंदर थाने जो एरिया है ना, वहाँ पर जो क्रीक है उधर पे है ये। एंड ये काफ़ी समय से अटका हुआ था, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि इसके अंदर जो टनल बोरिंग की मशीन होगी ना, बहुत बड़े हेड स्केल पे यूज़ की जाएगी। पहले जनरली 5 से 6 मीटर का डायमीटर होता था पहले जो काम किया गया था अंडरग्राउंड का। अब जो काम किया जाएगा उसमें 13.1 मीटर का डायमीटर होगा, बड़ी मशीन लगाई जाएंगी पहली बार। देन टर्की के पास सिचुएशन ख़राब होती जा रही है काफ़ी ज़्यादा, तो ये तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम है। इंडिया ने काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की वहाँ पर। लेसन फ्रॉम दी कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा को लेकर जो विक्टोरिया गौरी वाला सीन था उसको देख करके बात की थी कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि जब अपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट हो ही गया था उसके बाद हमको नया मटेरियल मिला था, एंड जो बाकी 2 जजेस वगैरह थे जिन्होंने अपॉइंटमेंट में सपोर्ट किया था कॉलेजियम में, उन्होंने तो इसको बाद में एड्रेस करने से मना कर दिया था। यहाँ पर बात ये आ रही थी कि क्या किसी का जब अपॉइंटमेंट हो जाता है जज का, तो बाद में क्या उसको रिकन्सिडर नहीं कर सकते क्या? तो बात ये आ रही थी रिकन्सिडर कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ना रह करके एक लीगल मैटर बन जाएगा। तो जब अपॉइंटमेंट किया जा रहा था कॉलेजियम के द्वारा, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के लोग थे, बट दैट टाइम पर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम कर रहा था। बट जब आफ्टर अपॉइंटमेंट जब उसको केस के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, या तो केस हैंडल करेगा सुप्रीम कोर्ट, तब उसको लीगल मैटर के तौर पर हैंडल किया जाएगा। तो हम लोगों ने पूरा देखा था सुप्रीम कोर्ट का जो नया मैटर आया था सामने निकल के। बेंच एंड बिगटरी मैंने कहा था चॉइस है, इसको इग्नोर कर सकते हो, ये वाला और ये वाला दोनों एडिटोरियल में सेम सा कंटेंट था, तो ये वाला ज़्यादा बेटर था। पर मैंने कहा था ना कि मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैंने कर दिया था ये। देन वी टॉक्ड अबाउट द लेबर यूनियंस इमर्जिंग सेक्टर्स के अंदर, जैसे ही हम लोगों ने बात की थी कि IT कंपनी है, ठीक है, जैसे अमेजॉन हो गया, तो अमेजॉन के अंदर लोग जनरली यूनियन बनाना चाहते नहीं है। वो कहते हैं तो मैनुअल लेबर वाले लोग होते हैं ना, उनको यूनियन की ज़रूरत पड़ती है। हमारी तो सैलरी अच्छी है ना, बहुत हद तक हम लोग लॉयल भी होते हैं, और अगर जस्ट इन केस को दिक्कत होती है तो हम लोग तो एग्जिट करके दूसरी कंपनी में स्किल के बेसिस पर जॉब ले लेते हैं। बट यूनियन की रिक्वायरमेंट पहले हुआ करती थी, जहाँ पर लोग कंपनी चेंज करने में दिक्कत आती थी, तो उसी को लेकर के था। एक मॉडल की बात की गई थी यहाँ पर, जिसमें एग्जिट, रेज द वॉइस एंड और बी लॉयल, 3 ऑप्शन होते हैं बहुत सारे। तो इंडिया के अंदर जो ये IT कंपनीज वगैरह होती है ना, इमर्जिंग सेक्टर्स, इनके अंदर यूनियन का कॉन्सेप्ट 2015 में स्टार्ट हुआ था, जब टाटा कंपनी ने कुछ ले ऑफ किया था। तो रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ किया था, बाइजू, ओला, अनअकैडमी। अभी बहुत जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था वो था ये गूगल का, ठीक है, जो गूगल ने 12,000 लोगों के आसपास को ले ऑफ किया था, रात को 3 बजे के आसपास की बात थी, ऐसा कुछ हुआ था। दैट वाज क्वाइट सेंसिटिव थिंग। तो बस यही सब था। ये वाला मैंने हाईलाइट कर दिया था, मैंने इसको कवर नहीं किया था, क्योंकि मैंने पूरा हाईलाइट करने के बाद मुझे पता चला कि कोई पॉइंट नहीं था पढ़ने का, बट स्टिल मैंने हाईलाइट किया था, तो मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे दिया था। जस्ट इन केस किसी का सर्विस एग्जाम, स्टेट सर्विस एग्जाम भी हो सकता है ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इंडिया स्पेसिफिक इतना ज़्यादा गहरा ज़रूरी नहीं था, सो इसलिए मैंने इसको पढ़ाया नहीं था। तो दैट्स इट, रिवीजन हो गया हमारा। चलिए अब हम लोग आज की 11th फेब के मेजर हाइलाइट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने सेबी के बारे में बात की थी कि अदानी की स्टॉक है, इसको अभी नहीं पढ़ना है। बजट के ऊपर है, नहीं पढ़ना है। इंडस्ट्रियल आउटपुट रोज के बारे में भी कुछ खास हमें नहीं पढ़ना है। देन वेलफेयर पुश वाला भी नहीं पढ़ना। ये है आई एम योर फैमिली मेम्बर, प्राइम मिनिस्टर सेड टू दी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। अब इसके प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है ना, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ऐसी जो कम्युनिटीज़ के नाम आते हैं ना, कोई भी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने ना रिसेंटली दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का एक अरेबिक अकेडमी को मुंबई में इनॉग्रेट किया था। तो आई एम नॉट हेयर एज प्राइम मिनिस्टर बट एज पार्ट ऑफ फैमिली विजिटिंग यू, लाइक विजिटिंग माई फैमिली, प्लीज डोंट रेफर टू मी एज प्राइम मिनिस्टर, आई एम योर फैमिली मेंबर। वो प्राइम मिनिस्टर जी के स्टेटमेंट थे। तो दाऊदी बोहरा जो कम्युनिटी है ना, ये मुस्लिम कम्युनिटी के शिया सेक्ट का पार्ट है। अब आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए शिया और सुन्नी के बारे में, लेकिन इसमें अगर शिया सुन्नी का समझना हो तो बहुत सिंपल है समझना। मैप का आप लोगों को याद होगा ना, वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली इधर पर है हमारा सऊदी अरेबिया और इधर है हमारा ईरान, फिर यहाँ पर हमारा पाकिस्तान आता है, यहाँ हमारा इंडिया आता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया है, फिर यहाँ पर जॉर्डन वगैरह है, फिर यहाँ इजराइल है, फिर यहाँ पर पूरा अफ्रीका आता है, ठीक है। यहाँ पर वो यमन है, ओमान है, ये सब है। सऊदी अरेबिया के अंदर शिया कम्युनिटी होती है, ठीक है। ईरान के अंदर सुन्नी कम्युनिटी होती है, इतना सा याद रखो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो ये दाऊदी बोहराज कम्युनिटी है ना, ये शिया को बिलोंग करते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी बहुत प्रेवलेंट है ना सऊदी अरेबिया के अंदर, ये उसी से मैच करते हुए हैं। तो इनका हेरिटेज और इनका बहुत ही रिच हिस्टोरिकल लेगेसी रही है विद रिस्पेक्ट टू फातिमी इमाम जो होते हैं। इनके लीडर को बोलते हैं अल दाई अल मुतलाक। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, UPSC एग्जाम में इतना नहीं पूछता है। एंड इसमें ना एक चीज़ जो है वो आप लोगों ने सुना होगा ना FGM के बारे में, फीमेल
जेनिटल म्यूटिलेशन। तो एक प्रैक्टिस होती है वहाँ पर ना फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है ना उसको कंप्लीटली फिर पार्शली रिमूव कर देते हैं ताकि उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखा जाए। तो इंडिया में प्रेवलेंट होती है ये प्रैक्टिस, अभी भी है कुछ जगह पर, एंड बहुत हद तक जाहिर सी बात है कि ये वॉयलेशन भी कर रही होती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन टू बी इन टू FGM। एंड डिस्पाइट बहुत सारी स्मॉल माइनॉरिटीज़ इसको करती हैं, कुछ कल्चर प्रैक्टिसेस हैं FGM को लेकर के, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक रूट है, हम कह सकते हैं इस चीज़ को। और ये कुछ कल्चरल आइडियाज़ हैं जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के अंदर बिलोंग भी करते हैं। तो वो चीज़ जो होती है ना वो इनके द्वारा प्रैक्टिस भी की जाती है, बोहरा कम्युनिटीज़ के द्वारा। एंड कहीं ना कहीं हमारी बॉडीली इंटीग्रिटी का, विमेन की प्रिवेसी का इन द नेम ऑफ रिलीजन को वायलेट भी करती हैं। तो इस चीज़ को लेकर के ना हेल्थ को लेकर के WHO ने बहुत बोला था। हमारा जो पॉक्सो एक्ट भी है ना उसमें भी इसके बारे में बहुत बात की गई कि FGM को कैसे कम्प्लीटली हम लोग बैन कर सकते हैं। इंडिया के अंदर ये अभी बैन तो नहीं हो पाई है ऐसे, लेकिन USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और बाकी और बहुत सारी, इवन अफ्रीका में 27 के आसपास कंट्रीज़ है। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मुस्लिम वो है ना कम्युनिटीज़, रिलीजन का काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इसको ऑलरेडी बैन किया हुआ है। तो बस ये हल्का सा मुझे आप लोगों को बोहरा कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा बताना था। देन मूविंग अहेड, ये इसरो ने ना अपना SSLV जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था ना D2, उसको दोबारा से सैटेलाइट में रख दिया है। मैंने कुछ 3 या 4 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि ये लास्ट ईयर जब फेल हुआ था ना तो इसरो ने स्टेटमेंट दिया था, अभी इन्होंने इसको सेकंड अटेम्प्ट किया था ना, दोबारा सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। तो 3 सैटेलाइट गई हैं इसमें। EOS-07 है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है 07। US की एक फर्म है अंतरिक्ष जेनस 1 है, और चेन्नई का एक स्टार्टअप था स्पेस किड्स आज़ादी सेट 2, इन्होंने इनको स्पेस में सेटअप किया था। तो ये ज़रूरी था जानना। देन ये वाला एडिटोरियल हमें नहीं करना है, ये वाला एडिटोरियल भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, मतलब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना उनकी बता रहा हूँ। ये पढ़ने का है, इसमें कुछ चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में है, MK नारायण जी का, और द बैटल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ये जो असम के अंदर रिसेंटली हुआ था चाइल्ड मैरिज का, मैंने ये हाईलाइट में ऊपर दिखा दिया था, बट यहाँ पर एक एडिटोरियल तो उसको डिटेल में कवर करेंगे। ये दो जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये मैं कल डिटेल में कवर करूँगा। आज हमारे पास ऑलरेडी एडिटोरियल्स हैं प्रीवियस के पेंडिंग जो है ना उनको कवर करने के लिए, तो मैं स्किप कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है ना कि मैं नेक्स्ट डे करूँगा, मैं स्किप कुछ भी नहीं करता हूँ। नेक्स्ट डे करने का मतलब क्या होता है ना कि इसको मैं डे टाइम में रिकॉर्ड कर लेता हूँ आराम से बैठ के फुर्सत से। सुबह सुबह जल्दबाजी में करता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ करूँगा, तो जो मैं नेक्स्ट डे के लिए रखता हूँ ना जो चीज़ें, उसको मैं बहुत फुर्सत से बैठ के आराम से रीड करके उसको अच्छे से रिकॉर्ड करता हूँ और फिर नेक्स्ट उस वीडियो में ऐड करता हूँ। तो मुझे ये थोड़ा टाइम भी बच जाता है सुबह के टाइम मेरा, और आप लोगों को एक ऐसा कंटेंट मिल जाता है जो बहुत रिलैक्स तरीके से मैंने प्रिपेयर किया होता है। हमारी गवर्नमेंट डजंट इन्वॉल्व इन वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये फाइनेंस मिनिस्टर का पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने सुटेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट क्लियर्ड बाय द कॉलेजियम कांट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मैंने कल ही एडिटोरियल कवर किया था ना पूरा, हम लोगों ने बात की थी कि क्या अपॉइंटमेंट के बाद जुडिशियल रिव्यू कर पाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, लीगल मेजर, तो ये कल की बात थी। तो मैंने आज रिवीजन में भी आप लोगों को बताया था ये इसके बारे में थोड़ा सा। और जो जजेस का ट्रांसफ़र करना होता है उसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं होती है। देखो छोटे छोटे हेडलाइन से ही इतना कुछ आपको रिवाइज होता है वो चलता है, बे मैटर तो इतना न्यूज़ में चल रहा है। तो BBC की जो वो आई थी डॉक्यूमेंट्री, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ना एक पिटीशन, एक प्ली थी, उसको डिसमिस कर दिया था। हिंदू सेना ने की थी कि भाई इसको बैन कर दो BBC को इंडिया में, तो क्योंकि BBC ने एक ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा डिसीजन तो हम लोग नहीं ले सकते। देन मैंने परसों आप लोगों को बताया था कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने कहा था कि हम लोग फरवरी 14 को काऊ हक डे सेलिब्रेट करेंगे, तो उन्होंने जो अपील थी ना उसको अब कॉल ऑफ कर दिया है, उनका कि नहीं हम अपील कर ही नहीं रहे। अब इंडिया में जो सोलर और विंड एनर्जी के सेक्टर्स हैं ना, यहाँ पर जॉब्स इंक्रीज़ हुई हैं, तो 52,000 के आसपास नेट वर्कर्स। देखो ये बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है, ये टॉपिक आता ही है आपका GS 1 में और 3 में ना, घूमता रहता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, इसके एडवांटेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है। तो ये केस स्टडी बन जाती है कि ना, एक थिंक टैंक था उसके द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, उससे पता चला था कि सेक्टर के अंदर ना 52,000 जॉब्स ऐड हुई है। ये डेटा बहुत वैल्यूएबल बन जाता है जब आप इस तरह की केस स्टडी को करते हो। और ये स्टडी किसके द्वारा की गई थी, CCEW के द्वारा, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के द्वारा, NRDC के द्वारा, ठीक है। इनके नाम लिख देना और ये लिख देना कि इतना नंबर ऑफ अमाउंट, इतनी जॉब इंक्रीज हुई है, न्यू वर्कफोर्स आई थी, 99% इसमें नया वर्कफोर्स है। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाता है आपकी कि आपको पता है कि सेक्टर कितना इंप्रूव कर, और ये सेक्टर UPSC का मोस्ट फेवरेट है, एनर्जी सेक्टर। Now this is the biggest news of this newspaper for today. Discovery of the lithium deposits in the Jammu and Kashmir to cut down imports and needs. All right. अब होगा क्या कि हम लोगों को रिचार्जेबल बैटरीज वगैरह के लिए स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, जहाँ पर लिथियम की रिक्वायरमेंट होती है ना, जो अभी तक हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो हमारे पास उसका बहुत बड़ा टन 5.9 टन के आसपास तक हमको उसके डिपॉजिट्स मिले थे। और ये जम्मू एंड कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पाए गए, वहाँ का सलाई हैमाना एरिया है। तो ऐसा नहीं अभी पाए गए थे,
तो जो GSI जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसके जो सर्वेयर्स थे वो इसके सैंपल्स ले रहे थे पिछले 2 सालों से, लेकिन अभी उन्होंने फाइनल अप्रूवल दे दिया है। तो 51 के आसपास मिनरल ब्लॉक्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए थे। तो इससे पहले जो मिनिस्ट्री ने उन्होंने कहा था कि हम लोगों को अपने क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को ना स्ट्रेंथन करना है। क्रिटिकल मिनरल का मैंने पूरा का पूरा टॉपिक विजन मैगजीन में कवर किया हुआ है। ओके, तो गवर्नमेंट इसको लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजर्स ले रही थी कि कैसे हम लोग लिथियम जो ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना से लेते हैं, करंटली इंडिया जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है इसके ऊपर बहुत सारे मिनरल्स है, लिथियम हो गया, निकल, कोबाल्ट हो गया। अब हमारे पास ये होगा कि एटलीस्ट हम लोग लिथियम अपने इस एरिया से धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक कार्स में इस्तेमाल होता है, लैपटॉप्स में, स्मार्टफोन्स वगैरह के अंदर, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो जाएगी। और इस एरिया में जहाँ पर ये मिला है ना, वहाँ पर थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे अब, क्योंकि जिस एरिया में रिसोर्सेज होते हैं ना वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी इंडिया के लिए आज की डेट में। देन एक ना फर्स्ट टाइम एक सुंदरबन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया इन द सुंदरबन टाइगर रिजर्व में, तो पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया इसको। तो वहाँ पर बहुत सारी कुछ स्पीशीज़ मिली थी, ठीक है ना। एक पब्लिकेशन आई थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 में, उन्होंने कहा था कि 428 बर्ड स्पीशीज़ है सुंदरबन के अंदर, इसमें से 1/3 जो है ना एवियन स्पीशीज़ हैं जो ऑल ओवर द इंडिया में पाई जाती हैं। तो पूरे इंडिया की जो स्पीशीज़ उसमें से 1/3 जो होती है ना, वो हमको यहाँ पर पाई जाती है एवियन स्पीशीज़ सुंदरबन के अंदर। तो इसमें मुझे नोट डाउन करने जैसा कुछ नहीं था, बट ये ध्यान रखना कि सुंदरबन के अंदर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अगर एनवायरनमेंट सेक्शन से, इकोसिस्टम इकोलॉजी से और हमारे बायोडाइवर्सिटी से अगर कुछ बनेगा ना, तो ये सुंदरबन वाला एरिया फोकस में रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली 13,000 करोड़ के आसपास बोरो करने की बात की है फॉर दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये बोरो कहाँ से करेंगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से, वर्ल्ड बैंक वगैरह से। तो बस इतना ही बताना था मुझे, इसमें और कुछ भी नहीं जानने का। जस्ट ऐसी चीज़ों को ना सिर्फ एक हाईलाइट की तरह देखते हुए चलो कि अच्छा ठीक है, ओके फाइन, इतना ही हो रहा है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा समय मत बिताओ, कितना बोरो करेगा, कौन सी स्कीम में लगाएगा, नो नीड टू गो देयर। बस यही थे हमारे हाईलाइट्स कुछ आज के, इससे ज़्यादा हाईलाइट्स हैं नहीं। तो वैसे भी आज का वीडियो मुझे लग रहा है 1 घंटे से ऊपर का ही जाएगा, क्योंकि कल का भी कंटेंट है और आज तो केस स्टडीज़ भी हैं। केस स्टडी थोड़ा सा लेंदी होती है ना, तो 3 दिन तक हम लोग केस स्टडीज़ भी करेंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सदर्न इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने रिसेंटली हमारा पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है सदर्न इंडिया का, उसके फाउंडेशन स्टोन को एस्टैब्लिश किया था। तो ये चेन्नई बेंगलुरु का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रहने वाला है, चेन्नई से बेंगलुरु रीजन के अंदर। तो तुमाकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है उसको PM गति शक्ति के जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली प्लान किया गया है। ध्यान रहे PM गति शक्ति भी रिसेंटली मेंस 2022 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। और ये GS2 में पूछा था। अक्सर इस तरह के टॉपिक का ये होता है ना कि GS3 में आना था, बट ये GS2 में पूछा गया था, क्योंकि उसमें उन्होंने बात की थी कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इन सब के डिपार्टमेंट के आपस में लिंकेजेस वगैरह को लेकर के। तो ये जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है होने वाली है ना, इसको 3 फेजेस के अंदर डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा। तो ये NICD प्रोग्राम है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसमें 32 ग्रीन फील्ड के इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनाए जाएंगे अंडर 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, उनको डेवलप किया जा रहा है। और ये ना प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग अपनी डिवाइस के अंदर, चाहे लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल में कभी कभी पेन ड्राइव यूज़ करते होंगे ना। जैसे कार होती है, कार के अंदर जो सिस्टम लगा होता है उसमें मैप लगाना होता है, तो आप बस USB केबल कनेक्ट करते हो, यू जस्ट प्लग इट एंड यू प्ले इट। आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बनाया जाएगा, इतना एफिशिएंट बनाया जाएगा, यू जस्ट प्लग इट एंड इट विल स्टार्ट टू प्ले, उस तरीके से। PM मुद्रा योजना, ये रिसेंटली न्यूज़ में चल भी रही थी। 2016 में देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन PM मुद्रा योजना सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में। तो PM मुद्रा योजना इज एम्ड एट ब्रिंगिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, providing loans to the poor farmers for cultivating particular crops, providing pensions to the old and destitute persons, funding the voluntary organizations involved in the promotion of skill development and employment generation। आंसर था इसका A। तो हुआ क्या है ना, एक सैम्पल सर्वे कंडक्ट किया गया था रिसेंटली नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। उन्होंने असेस किया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ना कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है। तो इस स्कीम ने हेल्प की थी तकरीबन 1.12 करोड़ के आसपास तक का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, और 3 साल का टाइम पीरियड था 2015 से 18 तक का। तो अब स्कीम बेशक से पुरानी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन रिसेंट में एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट हुआ है इसके कारण, तो इसका डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ हाईलाइट्स देख लेता हूँ सर्वे के ही। उन्होंने कहा कि 81 लाख के आसपास लोन दिए गए थे इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें से ओवर 52 लाख जो थे वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए थे पिछले 3 सालों के अंदर, जो कि बनता है अपने आप में 64%।
इस मुद्रा योजना के तहत 2016-17 के अंदर स्कीम को एक्सपैंड करके इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी ऐड किया गया था। 17-18 के अंदर इसमें ट्रैक्टर और पावर टिलर्स को भी ऐड किया गया था। 18-19 के अंदर इसमें जो 2 व्हीलर्स होते हैं ना कमर्शियल यूज़ के, उनको भी ऐड किया गया था। तो क्या है ये मुद्रा योजना? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये ना कोलेट्रल फ्री इंस्टीट्यूशनल लोन देता है 10 लाख रुपए तक का स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस को। एंड ये मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये जैसे कि हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, NBFCs हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनके द्वारा। इस लोन को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो? ऐसी एक्टिविटीज़ में जो आपके इनकम को जनरेट करेगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। इसमें ना 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। एक होता है शिशु, एक होता है किशोर, एक होता है तरुण। ठीक है, शिशु मतलब कि आपको 50,000 रुपये तक का लोन चाहिए। एक होता है 50,000 से 5 लाख तक के बीच का, एक होता है 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के बीच का। तो इस स्कीम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ना एक उद्यमी मित्र करके पोर्टल बनाया था ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए। एंड कुछ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ना, उन्होंने डिजिटल लैंडिंग भी प्रोवाइड की थी इसके अंदर, यानी कि उसमें ऑटोमेटेड सैंक्शन हो जाता था आपके लोन का। एंड कैंपेनिंग के लिए इन्होंने स्कीम की विजिबिलिटी में और भी ज़्यादा काम किया था। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर उन्होंने मुद्रा नोडल ऑफिसर्स भी सेटअप किए थे। तो गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की थी इसको प्रोवाइड करने के लिए। आई थिंक उसी का रीज़न रहा है कि पिछले 2015 से 18 में इस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम 1.12 के आसपास एम्प्लॉयमेंट देखने को मिला था। विश्व भारती टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। तो ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी की एक फ़ोटो है। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई थी 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। हमारा जो देश का राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। बांग्लादेश का भी जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इनको सम्मान के साथ गुरुदेव भी बुलाया जाता था। एंड इंडिया में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर में, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही मिला था। तो इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। तो इसको वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन मिला था। एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव दिस टैग फ्रॉम यूनेस्को इन अप्रैल और मई के आसपास इसको मिल जाएगा। तो दोबारा न्यूज़ में भी आएगा। नॉर्मली जो हेरिटेज का टैग होता है ना, वो एक डेड मॉन्यूमेंट को दिया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लिविंग यूनिवर्सिटी को, जो कि फंक्शनिंग है अभी राइट ना, उसको एक ऐसा टैग मिला है। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो अब ये कितना बड़ा टैग मिला है, पहली बार ऐसा मिला है ना, वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग है। तो क्या ये एग्जाम में नहीं पूछ सकते क्या आपसे? बहुत हाई चांसेस है कि इसका एग्जाम में पूछा जाएगा। खास करके जो यूनेस्को के टैग्स होते हैं ना, यूपीएससी बहुत पूछता है। वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन है, वहाँ पर ये एस्टेब्लिश है। 1921 में इसकी शुरुआत की गई थी नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। एंड रविंद्रनाथ जी बिलीव करते थे ओपन एयर एजुकेशन के अंदर। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश किया था। वो ना इस यूनिवर्सिटी में ना बाहर आंगन, मतलब काइंड ऑफ पार्क के अंदर, गार्डन के अंदर बैठा के लोगों को पढ़ाते थे। ये आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो एज पर यूनेस्को 1922 के अंदर विश्व भारती को इनॉग्रेट किया गया था एज अ सेंटर फॉर कल्चर, यानी कि उसमें आर्ट, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज़ और म्यूजिक पढ़ाया जाता था। डाइवर्स इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते थे। तो इसमें कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल थे अबाउट हाउ टू एक्सेल इन कल्चर एंड कल्चरल स्टडीज़। इंडिपेंडेंस तक 1945 तक ये एक कॉलेज था और एक इंस्टीट्यूशन था। इसको स्टेटस मिला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इन 1951 थ्रू द सेंट्रल एक्ट। जो स्ट्रक्चर है इस इंस्टीट्यूट के अंदर, उसमें बहुत सारे आर्किटेक्चरल एक्सप्रेशंस भी हैं, जैसे कि कालोबरी एक मड स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और मास्टर मोशाई स्टूडियो भी है। एंड म्यूरल्स एंड पेंटिंग्स वगैरह। म्यूरल मतलब जैसे कि वॉल वगैरह पे होगा, ग्राउंड के ऊपर होता है, फर्श पे पेंटिंग वगैरह भी होती है। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन की स्पेशल एजेंसी। इनका काम ही होता है एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन में और फर्दर कोऑपरेशन करना। यूनेस्को प्रीलिम्स में बहुत बार इसके और इसके डिफरेंट काम थ्रू यूनेस्को बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब इनके कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं। MBP है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ द क्रिएटिव सिटीज़ भी हैं। तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया ऑल्सो। वी हैव दिस एडिटोरियल, इसका टाइटल है लोकेटिंग चाइना इन द रशिया यूक्रेन वॉर। तो रशिया और चाइना, इन दोनों का आपस में रिलेशन बहुत अच्छा है। एंड कुछ चीज़ें चाइना के बारे में आपको बहुत जनरल में पता होनी चाहिए कि 1949 में इन्होंने अपना रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद में ये P5 का पार्ट भी है, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। इनके पास न्यूक्लियर पावर थी उस टाइम में जब UNSC बन रहा था। एंड देयर आर मेनी मल्टीपल ग्रुप्स, जैसे इंडिया के साथ ही SCO में हैं, ब्रिक्स में भी हैं। एंड देन उसके बाद मेजरली जो RIC का ग्रुप है वहाँ पर भी है। इंडो पैसिफिक रीजन में इनका, इंडो पैसिफिक के पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना क्या कर रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी रूट बना रहा है।
उसमें वो रेलवेज़, पोर्ट्स वगैरह ये सब इस्टेब्लिश कर रहा है। और इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन भी किया हुआ है। तो चाइना का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पाकिस्तान की तरफ जाता है ना, वो इंडिया के जो POK, जो पाकिस्तान ने हमारा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, वहाँ से गुजरता है। उसको उन्होंने नाम दिया था CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया हुआ है। अब हो ये रहा है ना कि जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, इसको ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है अभी बस, ये इसलिए इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट आते रहेंगे। तो ये डीएस्केलेट तो हो नहीं पा रहा है, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि डीएस्केलेट हो पाएगा। एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये देखना कि चाइना का क्या रोल है इसमें। हम लोग जो पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने का कुछ खास नहीं मिलेगा। आई थिंक यहाँ पर आपको इंटरव्यू कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि इंडिया, चाइना, रशिया, इन सब का क्या रोल है, US का, वेस्टर्न पावर्स का, उसके लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा। प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इस वाले एडिटोरियल में कंटेंट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो प्रीलिम्स और मेंस ही नहीं हो पा रहा तो मैं इंटरव्यू के लिए क्यों पढ़ूँ, तो आप बेशक इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर आप में से कोई ऐसा जिसको इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने का मन हो तो उसको बस एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो भी यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर सकता है, एल्स आप इसको स्किप करके नेक्स्ट सेशन पे जा सकते हो। तो एस्केलेट हो नहीं पा रहा है। अब वेस्टर्न पावर्स के अंदर जनरली US वगैरह आता है एंड बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं, उन्होंने ना बहुत सारे ऑफेंसिव वेपन देना स्टार्ट कर दिए यूक्रेन को। एंड उन्होंने रशिया को भी बोल दिया है कि जो भी आप ये स्टेप्स ले रहे हो ना, इनके बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने सैंक्शन लगाए हुए हैं रशिया के ऊपर, एंड उसको और तरीके से वो इंक्रीज़ भी करते जा रहे हैं। तो इस कारण से रशिया जो है ना वो बहुत हद तक चाइना पर रिलायंट होता जा रहा है, क्योंकि चाइना उनसे बॉर्डर भी शेयर करता है। हालांकि चाइना ने ना ऑफिशियली यही बोला हुआ है, उनका एक न्यूट्रल स्टांस रहा है कि हम लोग किसी भी तरीके से ना रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं ना यूक्रेन को। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टांसेस देखने को मिले थे जहाँ पर ये पता चला था कि चाइना जो है ना वो एलिजिडली असिस्ट कर रहा है रशिया को। ऑफिशियली उन्होंने यही बोला हुआ है, ठीक है। तो स्टांस की जब भी बात की जाती है तो फॉर्मल स्टांस उनका यही है कि ऑल द कंट्रीज दे डिजर्व रिस्पेक्ट फॉर देयर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और चाइना ने ये भी कहा है सपोर्ट शुड बी गिवन टू ऑल द एफर्ट्स दैट आर कंड्यूसिव टू पीसफुल रिजॉल्विंग द क्राइसिस। और ये बार बार इसको रीएटरेट कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पे जाकर के। लेकिन जब हम बात करते हैं ना तो चाइना एक तरीके से ना अपनी पोजीशन को एक इक्वी डिस्टेंस दिखा रहा है कि हम दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज रशिया एंड यूक्रेन से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। ये ऐसा वो शो कर रहा है। हालांकि जब इसको फर्दर और हम लोग चेक करते हैं तो चाइना का जो एटीट्यूड है ना इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो कहीं ना कहीं प्रो रशियन न्यूट्रलिटी पे दिख रहा है। चाइना इज शोइंग द न्यूट्रलिटी बट इट इज स्टिल प्रो रशियन। कैसे हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि चाइना कितना बड़ा गेम खेल रहा है यहाँ पर। अब रशिया और चाइना की ना अपनी इंटरनल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसके अलावा भी चाइना ने ना बहुत हद तक अपनी रिलेशनशिप को रशिया के साथ इंप्रूव करने की कोशिश की है। इतना तक किया है कि चाइना ने यह भी कहा था कि US और जो नेटो है ना, ये इस पूरे के पूरे क्राइसिस के ना प्राइम इंस्टिगेटर्स हैं। देखो, ये जो मुद्दा शुरू हुआ था, जिनको नहीं पता होगा, उसका रीज़न यही था कि जो पहले तो नेटो के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेटो बहुत पहले बना था, 1950 से पहले बना था, आई थिंक 1948 में बनाया गया था, ठीक है। तो नेटो के अंदर ना अभी राइट नाउ 30 के आसपास मेंबर्स हैं। नेटो क्या है ना, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि जो अटलांटिक ओशन है ना, अगर आप मैप बनाते हो तो यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ पर आपका यूरोप है, यहाँ पर रशिया आता है, यहाँ अफ्रीका आता है, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ चाइना, और ये बीच में आपका आता है अटलांटिक ओशन। तो इस अटलांटिक ओशन के ना नॉर्थ साइड में, अब नॉर्थ साइड में कौन कौन हो गया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई हैं कुछ, और अपना अमेरिका हो गया, US और कनाडा हो गया। ये सब मेजरली इस ट्रीटी का पार्ट है। इसमें जो बहुत मेजर प्रोटोकॉल है ना वो है दो है, पॉलिटिकल और मिलिट्री वाला। इसका सबसे एक स्ट्रॉन्ग है ना वो है आर्टिकल नंबर 5, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आर्टिकल 5 का आज तक एक ही बार इस्तेमाल किया गया था जब 9/11 पे अटैक हुआ था। एक्चुअल में इस ट्रीटी में क्या होता है ना कि किसी भी एक मेंबर पर भी, 30 में से अगर एक मेंबर के ऊपर भी किसी ने अटैक किया, खास करके जो टेररिस्ट वाले अटैक होते हैं ना, तो सारे के सारे 30 मेंबर्स ना एक तरीके से उसके ऊपर अटैक कर देंगे, और इसके लिए इनको आर्टिकल 5 को इन्वॉक करना पड़ता है। तो जब 9/11 का अटैक हुआ था ना, जब उसने उसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे अटैक किया था, तब इस आर्टिकल को US ने इन्वॉक किया था, और उसका इस्तेमाल करके इन्होंने फिर इतनी नेटो की फोर्सेस वगैरह लगाई थी अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में उसको ट्रैक करने के लिए। तो नेटो क्या करना चाह रहा है, नेटो अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर रहा है। अभी जो पूरा का पूरा जो यूरोपियन रीजन है ना, और ये रशिया का एरिया है, तो नेटो अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ज़्यादा नंबर्स होंगे तो सिक्योरिटी ज़्यादा मेंटेन रहेगी। और इसके अंदर ना US जो है ना वो 3/4 पेमेंट करता है। तो अब जो हुआ है कि यूक्रेन को ये लोग बोल रहे थे कि ठीक है तुम भी ज्वाइन कर लो, यूक्रेन भी ज्वाइन करना चाह रहा था, क्योंकि यूक्रेन को हमेशा से डर था कि एक ना एक ज़माने में रशिया हम पे अटैक करेगा ही, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने और फोर्स किया यूक्रेन को, US ने, कि ठीक है तुम नेटो को ज्वाइन करो और तुम इसका पार्ट बन जाओगे, उसके बाद अगर रशिया तुम पे अटैक करेगा तो हम सब मिलकर अटैक कर सकते हैं, हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे इस चीज़ से।
द मोमेंट रशिया ने ज्वाइन किया भी नहीं, सॉरी यूक्रेन ने ज्वाइन किया भी नहीं था, रशिया को कोई जब भनक लगती तो रशिया ने उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। रशिया क्यों अटैक कर रहा है? रशिया बोल रहा है कि भाई हम अपने बॉर्डर पर ना नेटो को नहीं चाहते, ठीक है, हमारे यहाँ पर तुम यूक्रेन तो अपने आप में इंडिविजुअल रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रशिया फिर और भी बहुत सारी बातें बोलता रहता है कि तुम यहाँ पे नाजी कुछ समथिंग करके फोर्सेस के बारे में बात करता रहता है। रशिया नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर पर ना कोई भी कंट्री ऐसा हो जो नेटो को बिलोंग करता हो, क्योंकि उसके बाद रशिया का कभी भी कोई बॉर्डर से कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पूरा का पूरा नेटो इसके अगेंस्ट में आएगा। तो देखा जाए तो रशिया का भी कहना ठीक है और देखा जाए तो यूक्रेन का भी कहना ठीक है कि उसको भी सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो चाइना ने कहा कि सारा का सारा जो प्रॉब्लम है ना ये नेटो की है और यूएस की है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि यूएस ने बहुत पुश किया था यूक्रेन को। ये सारे के सारे ये दो जो है ना ये प्राइम इंस्टिगेटर्स हैं। ओके, तो इसी बारे में वो रशिया के नैरेटिव को गाता रहता है चाइना। हमें ये भी नोट करने की ज़रूरत है कि जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है ना पिछले 1 साल के अंदर, तो बहुत सारे ना 7 रेजोल्यूशंस वोटिंग के लिए रखे गए थे यूएन की जो जनरल असेंबली है वहाँ पर, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और डब्ल्यूएचओ के अंदर। ऐसे 7 रेजोल्यूशंस आए थे। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 7 में से ना ये किसने रखे थे? जनरली जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने रखे थे। किसके अगेंस्ट? रशिया के अगेंस्ट। अब वो ये था ना कि चाइना ने ना 3 में तो इनके अगेंस्ट वोट किया था इन रेजोल्यूशन के, यानी कि चाइना ने फेवर नहीं किया। देखो वो जो अब वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं अगर वो कोई रेजोल्यूशन को रख रही हैं तो किसको सपोर्ट कर रही होंगी? यूक्रेन को सपोर्ट कर रही होंगी। किसके अगेंस्ट में होंगी? रशिया के। चाइना ने यूक्रेन के अगेंस्ट बात की थी और रशिया को फेवर किया था, ठीक है, 3 में। और 4 ऐसे थे जिसमें रशिया ने एब्सटेन किया था कि हम तो वोट ही नहीं करेंगे, ना पॉजिटिव में वोट करेंगे ना नेगेटिव में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चाइना ने एक जगह पर इसके फेवर में वोट किया था रेजोल्यूशन के, एक फेवर एक जगह पर दिखाया था, लेकिन उसमें भी क्या था, उसमें जब बात उस प्रपोजल में था कि रशिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में बात की थी, सिर्फ चाइना ने वहाँ पर पॉजिटिव दिया था। तो आउट ऑफ 7 ये पूरा का पूरा सामने निकल के आता है कि चाइना इज़ फेवरिंग द रशियन न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पर चाइना ने फिर से एक न्यूट्रल स्टैंड दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसमें बहुत सारे डिट्रैक्टर्स हमको देखने को मिले थे। तो जैसे जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट प्रोग्रेस होता जा रहा है, चाइना का जो रेटोरिक है ना, अब देखो ये जो कीवर्ड्स है ना, छोटे छोटे टफ वर्ड्स कभी कभी आ जाते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेटोरिक का मतलब ही क्या होता है? बेसिकली एक तरीका होता है बोलने का। तो चाइना जिस तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है ना, चाहे वो वर्बली हो चाहे लिखा हुआ, तो वो कोशिश तो ये कर रहा है कि लोगों को प्रभावित करेगा। देखो हम लोगों ने न्यूट्रल स्टैंड पे लेके बात की, हम लोग इक्वी डिस्टेंस है सबसे, है ना, बट ये हमेशा सिंसियरली नहीं होता, उसके अगेंस्ट होता है। तो वो दिखाना ये चाह रहा है कि दे आर बिकमिंग लेस प्रो रशिया एंड मोर न्यूट्रल इन द टोन। चाइना की जो टॉप लीडरशिप है, शी जिनपिंग जो है प्रेसिडेंट है चाइना के, उन्होंने नवंबर 2022 के अंदर मीटिंग की थी जर्मन चांसलर, इनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज के साथ। उन्होंने कहा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसके अंदर कोई न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो चाइना के बॉर्डर के पास ही तो है रशिया, और रशिया के ऊपर अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो चाइना को भी नुकसान होगा। एक्चुअल में आसपास के सभी कंट्रीज़ को नुकसान होगा, इंडिया को भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है, किसी का भी नुकसान हो सकता है। तो फिर उन्होंने ये भी कहा था कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके न्यूक्लियर थ्रेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़, अब रशिया ना थ्रेट दे रहा है, रशिया यूक्रेन को पता है क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि तुम ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का ना सपोर्ट मत लो, अगर तुम वेस्टर्न कंट्री से सपोर्ट लोगे तो हम तुम्हारे पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो रशिया क्या कर रहा है? डेटर करने की कोशिश कर रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है यूक्रेन को सपोर्ट ना करें। फिर चाइना के जो इनकमिंग फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम है किन गैंग, उन्होंने जो वॉशिंगटन पोस्ट है ना उसमें मार्च 2022 में एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा कि हैड चाइना नोन अबाउट द इमिनेंट क्राइसिस ना, उन्होंने कहा कि हमें अगर पता होता ना कि ऐसा क्राइसिस हो सकता है तो हम अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं इसको प्रिवेंट करने, इसको स्टार्ट ही नहीं होने देते। फिर दिसंबर 2022 में रिसेंटली उन्होंने द नेशनल इंटरेस्ट के अंदर पे लिखा था कि उन्होंने अपनी सिंपैथी दिखाई थी, अपनी एक तरीके की अपनी कुछ शेयर्ड फीलिंग्स दिखाई थी विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेनियंस। ओके, इसके अलावा कुछ हायर लेवल की लीडरशिप भी हैं चाइना के अंदर, वो भी बहुत सारी ऐसे शोर मचाते रहते हैं हिरार्की वगैरह को लेकर। उन्होंने कहीं ना कुछ लोग हैं चाइना के अंदर ऐसे भी हायर पोजीशन पे जो पुतिन के अगेंस्ट बात करते हैं। हालांकि चाइना का जो एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा था ना, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उन्होंने जो G20 की समिट हुई थी ना बाली के अंदर नवंबर 2022 में, वहाँ पर भी इनका स्टांस देखने को मिला था। हुआ क्या था वहाँ पर भी, इनके जो मोस्टली जो मेंबर्स वगैरह थे ना, जो बाली के अंदर G20 समिट में उन्होंने ना इस वॉर की निंदा की थी, यानी कि क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन चाइना ने पता क्या कहा था? चाइना ने कहा था कि आप ये कॉन्फ्लिक्ट है, आप इसको वॉर का नाम ही मत दो ना। तो वहाँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ना ऑब्जर्व करके ना जियोपॉलिटिक्स के अंदर पता चल जाता है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको नहीं सपोर्ट कर रहा। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चाइना इन्वॉल्व कितना है ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखो चाइना की जो एक्शंस है ना अभी तक, है ना, उसमें ऐसा कोई न्यूएंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो चाइना क्या कर रहा है? इंटरवीन तो कर रहा है, लेकिन बहुत ही इनडायरेक्ट मैनर में इसमें इंटरवीन कर रहा है। कैसे? एक तो रशिया का जो ऑयल है वो चीप हो गया, रशिया की इकॉनमी बंद हो गई थी ना, तो रशिया का ऑयल चीप हो गया, तो उस चीप का फ़ायदा चाइना को भी हुआ। ठीक है, चाइना को कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधी सी बात है, फ्री का मतलब सस्ता ऑयल मिल गया उनको बहुत सारा। तो जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था ना, चाइना ने जर्मनी को डिस्प्लेस कर दिया था,
तो जर्मनी जो था ना वो रशिया का बिगेस्ट ऑयल परचेजर था तब तक, लेकिन द मोमेंट वॉर स्टार्ट हुआ रशिया नहीं था, और रशिया ने रिप्लेस किया था सऊदी अरेबिया को एज चाइनाज लार्जेस्ट सप्लायर। तो देखो चाइना लार्जेस्ट रिसीवर भी हो गया वहाँ से, और रशिया लार्जेस्ट सप्लायर भी बन गया चाइना के लिए। तो ये गेम खेल रहा है चाइना। अब जाहिर सी बात है चाइना को सस्ता तेल मिल रहा है, पैसा बच रहा है। तो बात यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की नहीं है, बाकी मटेरियल टेक्नोलॉजी का भी ऐसा ही हो रहा है। तो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है ना, वहाँ पर चाइना का एक असिस्टेंस, कैसे चाइना ने रशिया को असिस्ट किया था ना, वो भी कहीं ना कहीं रिवील हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक अमेरिका का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है C4ADS, उन्होंने ना रशिया के कुछ कस्टम्स डेटा का एक्सेस मिल गया था उनको किसी तरीके से। तो वहाँ पता चला कि चाइना का जो स्टेट के द्वारा जो ओन एंटरप्राइज है ना, यानी कि चाइना की जो गवर्नमेंट कंपनीज है ना, वो बहुत सारे नेविगेशन इक्विपमेंट दे रही हैं, जैमिंग टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम दे रही हैं अपने रशियन काउंटर पार्ट्स को। और इस डेटा के तहत ये भी पता चलता है कि बहुत सारा शिपमेंट हुआ था ड्यूअल यूज गुड्स का चाइना के द्वारा रशिया को। एंड तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिलियंस ऑफ चिप्स भी भेजी गई थी रशिया को, भेजी गई थी चाइना के द्वारा, जो कि उनके मिलिट्री के इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सब चलता जा रहा है, लेकिन चाइना हर बार इस तरह के जो इल्ज़ाम है, एलिगेशन, उनको रिफ्यूट कर रहा है कि हमारा मिलिट्री डायमेंशन में कुछ लेना देना नहीं है, ये सब स्पेकुलेशंस हैं, गलत है, ऐसा है वैसा है। तो चाइना का जो रेटोरिक है उसका बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट है, इनके उसके बिल्कुल अपोजिट देखने को मिल रहा है। तो एक तो वो डिमांड कर रहा है चाइना कि वेस्टर्न जो पावर्स है ना वो अपनी मिलिट्री सपोर्ट ना दें इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है, दोनों कंट्रीज़ को आपस में सेटल होने दो। दूसरी साइड देखने को ये मिल रहा है कि चाइना जो बहुत हद तक सपोर्ट कर रहा है रशिया को भी। तो अब हो क्या रहा है कि जर्मनी जैसी कंट्रीज़ हो गई, US हो गई, ठीक है ना, तो जर्मनी अपना लेपर्ड जो टैंक है वो भेज रहा है, US है अपने एब्राहिम टैंक्स को भेजने की बात कर रहा है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इस बात पर भी कोशिश कर रही हैं कि चाइना के अगेंस्ट भी इस चीज़ के अंदर हमको कुछ ना कुछ एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है, इन दिस मिलेयू। तो ये जो वर्ड मिलेयू है बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि जो सोशल एनवायरनमेंट है ना जिसमें लोग चाइना काम कर रहा है, इस पूरे के पूरे एक जो एनवायरनमेंट बन गया है वॉर का, कि चाइना बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको चाइना के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। तो US ने रिसेंटली एक चाइना की सैटेलाइट कंपनीज का नाम है स्पेसिटी चाइना, उसके ऊपर भी कुछ सैंक्शन लगा दिए थे। एंड वो कहीं ना कहीं सैटेलाइट की इमेज प्रोवाइड कर रही थी यहाँ पर यूक्रेन की वहाँ पर से लेकर के ना, और रशिया की जो प्राइवेट मिलिट्री फोर्स है उनको, तो वो सब भी इसमें इन्वॉल्व थे। अब चाइना का जो एटीट्यूड है ना ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या रैशनल है? देखो, एक तो जाहिर सी बात है कि चाइना का जो रेटोरिक है अबाउट देयर न्यूट्रलिटी वो उसको मजबूत करना चाहता है, लेकिन उसके एक्शंस में ऐसा है नहीं, है ना। एक्शन में न्यूट्रलिटी नहीं है, एक्शन के अंदर दे आर प्रो रशियन, बट व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक स्टेटमेंट्स दे आर वेरी न्यूट्रल। तो जो ट्रेंड है ना अबाउट द डाइकॉटमी का मतलब होता है जब दो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उनका अलग अलग थिंकिंग होती है, उनके बीच के जो सेपरेशन को बोलते हैं, उनके बीच का जो अलगाव होता है उसको बोलते हैं डाइकॉटमी। तो जो ट्रेंड और जो डाइकॉटमी है ना इसको हम तभी समझ सकते हैं कि चाइना का लार्जर गेम प्लान समझ में आना चाहिए, ठीक है। चाइना का बड़ा गेम ये है ना, चाइना रशिया को अपने क्लोज रखना चाहता है, ठीक है, क्योंकि चाइना रशिया का प्रीमियर एलाई भी बनता है, ठीक है। जब ग्लोबल एम्बिशन की बात करते हैं, देखो चाइना हमेशा से US को डोमिनेट करना चाहता है, ठीक है, वो वर्ल्ड में इकॉनमी नंबर 1 बनना चाहता है, वो इंडस्ट्री में नंबर 1 बनना चाहता है। आज की डेट के अंदर ना 80 से 90% जो इन्वेस्टमेंट आई ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो चाइना की चल रही है। तो फ्यूचर के अंदर चाइना इज गोइंग टू डेफिनेटली डोमिनेट टेक्नोलॉजी, इतना पैसा लगा रहा है चाइना इसके अंदर, स्पेस के अंदर भी ये लोग पैसा लगा रहे हैं, बहुत पैसा लग रहा है। तो उनका पूरा एम्बिशन ही यही है कि US को डोमिनेट करना है, और US के दो मेजर अलाइज कौन है, रशिया और चाइना। तो जाहिर सी बात है दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो जाता है, तो चाइना रशिया से दोस्ती भी करके रखना चाहता है, ठीक है। तो एंड जो कॉन्फ्लिक्ट है ना जब उसको पीस टॉक्स की बात आती है तो चाइना रशिया को अपना रशिया कार्ड भी प्ले करना स्टार्ट करता है, उसकी वेस्टर्न कंसेशंस को भी रिगेन कराता है। हालांकि द आइडियल बार्गेन जिसमें चाइना जो है ना ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पे बात करता है, वहाँ पर उसको मेजर चैलेंज भी फेस करने को मिलता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना के ऊपर लिमिटेशंस भी लगा दिए थे। अब चाइना के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, क्योंकि इनकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी आई थी। तो ज़ीरो कोविड पॉलिसी में चाइना की इसलिए लानी पड़ी क्योंकि इनकी इकॉनमी का ना बहुत नुकसान हो गया था कोविड के टाइम पर। तो उन्होंने कहा कि एक भी कोविड केस नहीं आने देंगे और अपनी इकॉनमी को रिवाइव करेंगे। अब देखो चाइना ना ओवरटली सपोर्ट नहीं कर सकता रशिया को, क्योंकि अगर चाइना ऐसा करेगा तो चाइना की यूक्रेन के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगी और यूरोपियन यूनियन के साथ भी। यूक्रेन के साथ इनको रिलेशनशिप खराब नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि देखो चाइना जो है ना ये ट्रेडिंग पार्टनर दोनों का है, रशिया का भी यूक्रेन का भी। और चाइना ने ना 2019 में रशिया को रिप्लेस किया था, यानी कि यूक्रेन जो था ना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था, मतलब यूक्रेन का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना बन गया था। और यूक्रेन जो है ना चाइना का लार्जेस्ट कॉर्न सप्लायर भी है और थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट ऑल्सो। चाइना यूक्रेन का बिगेस्ट मार्केट है डिफेंस गुड्स के लिए, तो चाइना अपनी रिलेशनशिप खराब वहाँ पर भी नहीं कर सकता। एक लायनिंग है चाइना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि रिफर्बिश्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो इसने यूक्रेन से खरीदा था जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था ना 1990s के बाद में, उसके बाद में।
तो चाइना यूक्रेन को बिल्कुल भी अबैंडन नहीं कर सकता है, ठीक है। चाइना के अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में भी, और वो चाहता भी कि अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी यहाँ पर मेंटेन करके रखे, ताकि जब भी इस चीज़ के अंदर जो यूएस है ना, ये उसको दोबारा से डोमिनेट करना चाहता है। इट नीड सपोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑल्सो। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना, चाइना के जो एफर्ट्स रहते हैं ना, वो कोशिश ये रहे हैं कि एट द एंड इज कि एनकरेज कर रहा है रशिया को एक लिमिटेड मैनर में और एक कोवर्ट यानी कि चुपके से, ठीक है। तो किसी तरह का कोई लोगों के अंदर कोई जागरूकता आने की कोशिश नहीं कर रहा है, और कोशिश ये कर रहा है कि द वॉर शुड कीप गोइंग। चाइना को फ़ायदा हो रहा है ना इस चीज़ से, तो कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत कोवर्ट तरीके से कोशिश ये हो चलता है भाई। जियो पॉलिटिक्स के अंदर आप लोग मूवीज़ वगैरह देखोगे ना, तो कंट्रीज़ के अंदर डिप्लोमेसी ऐसी होती है, एक कंट्री एफर्ट कर रही होती है उस वॉर को रुकवाने का। जैसे इंडिया है, इंडिया को नुकसान हो रहा है रशिया यूक्रेन की वॉर से, ऐसी बात नहीं है। तेल बेशक हमको सस्ता मिल रहा है रशिया से, बट स्टिल बहुत सारे नुकसान भी हो रहे होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को कितना इशू फेस करना पड़ा था, बट चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, इस वॉर को चलते क्यों देना चाहता है? क्योंकि चाइना ना टाइम निकाल रहा है, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है कि जब उसको ताइवान का इन्वेजन करना होगा फ्यूचर के अंदर, तो सब चेक कर रहा है। चाइना इज़ वॉचिंग एंड लर्निंग कि वेस्टर्न असिस्टेंस किस तरीके से काम कर सकता है यूक्रेन के अंदर, ठीक है ना। और वो ये भी देख रहा है कि कल को अगर हम लोग इन्वेजन करेंगे ताइवान का, तो हमारा वेस्टर्न कंट्रीज़ का क्या रिस्पॉन्स होगा, उसको फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी भविष्यवाणी पे काम कर रहा है, ठीक है। तो जुलाई 2022 के अंदर जो CIA के डायरेक्टर थे ना, विलियम बर्न्स, उसने कहा था कि चाइना इज़ लर्निंग एंड वॉचिंग कि किस तरीके से हमें ताइवान का इन्वेजन करना है, कौन सी कंट्री सपोर्ट में आ सकती है, कौन सी नहीं आएगी, ठीक है। तो इट इज़ सर्टेनली बेस्ट है चाइना के इंटरेस्ट में कि रशिया को और वेस्ट को वो डिवाइडेड ही रखे, ठीक है ना। जितना वो कम टीम अप होंगे ना, उतना बेहतर है चाइना के लिए। मोरओवर जो कॉन्फ्लिक्ट जितना से बढ़ता चला जाएगा, वेस्ट जो है काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा इस इंडो पैसिफिक थिएटर के अंदर, और रशिया जो होगा ना वो काफ़ी वीक हो जाएगा, जिसके कारण वो चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कोई थ्रेट पहुंचा भी नहीं पाएगा। सेम टाइम पर चाइना अपना इकोनॉमिक वर्ड को भी फुलफिल करेगा, ठीक है। एंड चाइना कैन ऑल्सो बिल्ड अप इट्स स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और कैपेबिलिटीज बना सकता है, ठीक है। बस यही सब था। डॉक्टर आनंद वी ने काफ़ी कुछ डिटेल में चीज़ों को लिखा था। तो ही इज़ अ कोऑर्डिनेटर ऑफ चाइना स्टडी सेंटर है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन का है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटका में। तो यही था, मैंने कहानी पूरी सुना दी। मैंने कहा ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जस्ट इन केस आप बहुत इंटरेस्टेड हो तो आपको इंटरव्यू स्पेसिफिक बहुत कुछ पता चल गया ना कि चाइना कैसे कैसे गेम खेल रहा है। तो यही सब था इसमें। नाउ वी हैव दिस एडिटोरियल, इंडिया मस्ट अवॉइड ग्रोइंग इनटू डिस्टोपिया। इंडिया को अपने आप को अवॉइड करना चाहिए डिस्टोपिया में ग्रो होने से। तो पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि डिस्टोपिया का मतलब क्या होता है। तो डिस्टोपिया का मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा एक इमेजिन्ड स्टेट या सोसाइटी जहाँ पर बहुत सारा इंजस्टिस होता है, ठीक है, बहुत सारी सफरिंग होती है, काइंड ऑफ टोटलिटेरियन होता है वहाँ पर। तो देखेंगे कि बालकृष्णन जी ने क्या हमको वार्निंग दी है कि क्यों हमें डिस्टोपिया में नहीं जाना चाहिए, ऐसा क्या हो रहा है, इन्होंने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया। तो ये अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं बालकृष्णन जी, जो कि हरियाणा के सोनीपत में है। ओके, तो जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ लोग अगर आप में से नए भी जुड़े हैं तो ध्यान रखिएगा, जो ये लाइट ब्लू कलर है ना, ये चीज़ें हैं जो आप जब इसको एडिटोरियल को अगर रिवाइज करना चाहते हो तो आप उसमें नोट डाउन देख सकते हो कि यार ये चीज़ तो ये पॉइंट तो मुझे मिस नहीं करने हैं। ग्रीन कलर के अंदर मुझे ऐसा लगता है जब मैं इसको हाईलाइट कर रहा था रीड करके कि ये बहुत ही प्रेशियस पॉइंट्स हैं, ये तो किसी भी हालत में आपको मिस नहीं करने चाहिए। तो इसमें कुछ डेटा भी हो सकता है, कभी कभी स्टेटमेंट बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसे कुछ कंक्लूजिंग स्टेटमेंट हो सकते हैं जो अगर आपको लगे कि आपको अपने नोट्स में ऐड करना तो आप कर लीजिए, आपको लगे कि नहीं इतना भी यूज़फुल नहीं था तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगा तो मैंने इसको आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल का मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइन टू लाइन पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, ताकि कुछ ना कुछ इसमें से आप फेच कर सको। तो कहना चाह रहे कि जो बजट था ना, ये रिसेंटली जो प्रेजेंट किया गया था, उसको ना यूनिवर्सल प्रेज मिला था। कहाँ से? खास करके इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया से। तो उन्होंने कहा कि क्लियर सी बात है कि जो लोग इसको प्रेज कर रहे हैं वो खुश भी होंगे, क्योंकि उनकी खुद की इकोनॉमिक सिचुएशन को कोई ना कोई फायदा हो रहा होगा, ठीक है, उनको कोई ना कोई चीज़ इसमें से काम की लग रही होगी। देन ही सेज कि हाउ रिप्रेजेंटेटिव दिस कोहॉर्ट इज मूट। इस स्टेटमेंट का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग खुश हो रहे हैं ना इस बजट को देख करके, वो कितने इस कोहॉर्ट मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो कोहॉर्ट है, जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, खास करके जो इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया वाले, वो कितना रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके अंदर विविधता कितनी है, बहुत लिमिटेड तरह के लोग हैं जो खुश हो रहे हैं इस बजट से। इज मूट का मतलब होता है कि दिस शुड बी डिस्कस, दिस शुड बी डिबेटेड, कि कौन लोग हैं जो वो खुश हो रहे हैं, उनमें कितना रिप्रेजेंटेशन कितना है। ऑलराइट, तो इन्होंने स्टेटमेंट बहुत गजब लेवल की इंग्लिश लिखी थी इसमें। यानी मुझे थोड़ा सा इसको डिकोड करना पड़ा। एनी हाउ इन्होंने क्वेश्चन बहुत सारे रेज किए। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ना, ये पूरा का पूरा जो कोहॉर्ट है, ये बजट को एज ए प्रो ग्रोथ देख रहा है,
और ऑब्वियस सी बात है इनका जो प्रोग्नोसिस है वो प्लॉजिबल भी है। देखो प्रोग्नोसिस का मतलब एक तरीके से जजमेंट, ओपिनियन है ना, इन लोगों का वो प्लॉजिबल है। प्लॉजिबल मतलब रीजनेबल भी है, क्योंकि जो डेटा है ना इसमें न्यूज़पेपर में दिखाया गया था जनवरी 13 के अंदर, उन्होंने कहा था कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के प्लान्स है ना पहले 9 मंथ्स के अंदर इस साल के टू बी ओवर 50% ग्रेटर देन व्हाट दे वर ईयर अगो। यानी कि 13 जनवरी को बताया गया था इस साल, आने वाले साल के अंदर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के प्लान्स होने वाले ना पिछले साल से 50% ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। देखो अब इन्होंने सारे स्टेटमेंट जोड़े हैं। प्लॉजिबल क्यों है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, 50% ग्रेटर है, किसके लिए, इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया, कोहोर्ट, इकोनॉमिक सिचुएशन से खुश हो रहे हैं। ठीक है, ये इशारा सारा का सारा कहाँ देना चाह रहे हैं, ये मुझे बहुत हद तक एक डिप्लोमेटिक सा आर्टिकल लगा। तो इंडिया इज ऑन ए रोल एज फार एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न, लेकिन क्या इनकम ही एकमात्र वो जरिया है जिसमें हमें जिसको हमें वैल्यू देनी चाहिए हमारी इकोनॉमी के अंदर? तो बहुत सारे दूसरे भी इंस्टांसेस हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फोकस जो था ना इंडियन इकोनॉमी के ऊपर 2019 में जब उनका री इलेक्शन हुआ था, जब वो दोबारा से प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया था कि 2024-25 तक, तो जो 2024 के अंदर ये 2019 का इलेक्शन का टाइम पीरियड खत्म होगा, उन्होंने कहा 2024 के अंदर हम लोग अपनी देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। ठीक है, अभी राइट नाउ इंडिया की इकोनॉमी कितनी है ये तो हमें पता चलेगा कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। वैल्यू कितनी चल रही है, यहाँ 5 ट्रिलियन की बात की जा रही थी ना, तो एज ऑफ नाउ इंडिया की जो इकोनॉमी की जो वैल्यू चल रही है ना वो 3.5 ट्रिलियन तक चल रही है। ये याद रखना, कुछ समय पहले 2.7 ट्रिलियन के आसपास तक चल रही थी, लेकिन फिर जब रैंकिंग भी इंप्रूव हुई है तो कुछ ना कुछ वैल्यू भी इंप्रूव हुई है। अभी इंडिया से ऊपर कौन कौन रह गया रैंक के अंदर? तो नंबर 1 पे US चल रहा है, फिर चाइना चल रहा है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है, फिर इंडिया है। ठीक है, तो ये आपको पता करना। फिर यहाँ UK हुआ करता था पहले, फिर UK को हम लोगों ने पीछे कर दिया, तो इट्स लाइक दिस नाउ। ये पता होना चाहिए, इनको सीक्वेंस सबकी पता होना चाहिए, टोटल की, इंडिया से ऊपर वालों की भी आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये डेट नज़दीक आ रही 2024 की, ये तो बहुत क्लियर हो चुका कि ये जो गोल है इतना नहीं हो पूरा तो नहीं हो पाएगा। 5 ट्रिलियन तो 2024-25 तक नहीं कर सकते हम लोग। अब देखो गवर्नमेंट का एक और एम था कि 2022 तक ना हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना था, उसको ऐसे लिखते डबलिंग फार्मर्स इनकम। वो तो नहीं हो पाया, 2022 तो चला गया। ठीक है, फार्मर्स की इनकम तो डबल नहीं हो पाई, ना ही इकोनॉमिक सर्वे में हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा। ऑलराइट, तो इसके कारण भी, इतना हो जाने के बावजूद भी हमारे जो एंथुजियास्टिक चीयर लीडर्स हैं वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। एंड सिंस इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो 5th लार्जेस्ट बन गई थी, तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात थी, है ना। नेक्स्ट एज ऑफ 2022 जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो लंदन का एक कंसल्टेंसी सेंटर है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 2035 तक ना इंडिया की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन तो हो ही जाएगी और इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट बन जाएगा बाय 2037। यानी कि हमारे 1947 से लेकर 2037 तक 90 सालों के अंदर इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेम जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे होम ग्रोन सूदसेयर मतलब होता है जो भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, एंड एक लीडिंग इंडियन फाइनेंशियल डेली है, उसने भी, डेली मतलब एक न्यूज़पेपर वगैरह की बात कर रहा है, उसने भी हमारी एनुअल ग्रोथ को कैलकुलेट किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया को नंबर 1 स्पॉट पे जाने की ज़रूरत है ग्लोबली बाय 2047। अब तुम सोच करके देखो 2047 के अंदर अगर इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनता है तो क्या वो सेलिब्रेशन का पॉइंट नहीं होगा क्या? मतलब आई वुड डेफिनेटली लव टू लिव अप टू दैट डे जब इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा, वो भी 2047 में। 2035 तक इंडिया ग्लोबल पावर बन रहा है, सुपर पावर बन रहा है, ये तो क्लियर हो चुका है, क्योंकि अभी जो बहुत पहले की जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की गई ना उससे कहते हैं ये तो हो रहा है। 2035 यानी कि आज से आने वाले 12 सालों के अंदर वी आर बिकमिंग ए सुपर पावर, ये तो क्लियर है। अब उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये जो 10 ट्रिलियन का किया, ये सब नॉमिनल जीडीपी पर किया गया है। तो नॉमिनल जीडीपी जो है ना वो इंडिया की अगर आई थिंक कितनी चल रही है अभी 12% के आसपास ग्रोथ दिखा रही है, जो रियल जीडीपी जो थोड़ी ऑलमोस्ट हाफ दिखा रही है, 6.5 या फिर 6.8 दिखा रही है। तो दोनों में फ़र्क होता है, वो आप लोग अपने इकोनॉमी में पढ़ते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो है। तो ये जो कैलकुलेशन की गई ना यहाँ पर, ये नॉमिनल जीडीपी की थी। अब वेस्ट इज सेल्फ इंटरेस्ट इन इंडिया, जो पश्चिमी देश है ना उनका क्या इंटरेस्ट है। अब ये 3-4 लाइनें मुझे बड़ी अच्छी से लगी, मुझे लगा कहीं आप लोग किसी ऐसे वगैरह में किसी आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। इंडियाज राइज ऑन द ग्लोबल स्टेज अट्रैक्ट्स अटेंशन इन द वेस्ट। ठीक है, फर्स्ट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ऑ दैट अ कंट्री वंस अ बायवर्ड फॉर फेमाइन हैज फाइनली स्लॉड ऑफ द डेड वेट ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन दैट लास्टेड 2 centuries। अब हिंदी में मुझे इसका मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, कहना ही चाहे कि एक ज़माने में एक ऐसा देश जिसमें एक भूखमरी थी, बीमारियां थी, ठीक है ना, 200 साल तक वो अंग्रेज़ों के उसमें रहा था, एक तरीके से कैद में रहा था, गिरफ्त में रहा था। आज वो ग्लोबल स्टेज पर जब भी कुछ करता है ना, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो हर एक की आंखों का वो
तारा बन जाता है, अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाता है। दूसरी चीज़, इंडिया सिर्फ एक रेयर डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। एंड जो भी कंट्रीज वेस्ट के अंदर है ना, वो सारे वेस्टर्न एलिट्स जो हैं उनका भी एक पॉसिबल अलायंस बनता है, क्योंकि मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ ही रिलेशनशिप बनाना भी चाहते हैं। एंड इंडिया इस चीज़ के अंदर बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। द इकोनॉमिक्स इज नॉट फार बिहाइंड, तो इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमिक साइज है ना, हैज़ मेड इट अट्रैक्टिव इन ए वे दैट इट वाज नॉट बिफोर। अब आप लोग सोचोगे इस लाइन को इसने ग्रीन कलर में क्यों हाईलाइट किया, इसमें ऐसा क्या खास था। एक्चुअली ये होता है ना, जब वो रीड कर रहा होता हूँ ना, जब पूरा सीक्वेंस में से रीड कर रहा होता हूँ, तो उस समय ये सेंटेंस इतना चमकता है ना दिमाग के अंदर कि देखो ये लाइन के सीक्वेंस, ये वर्ड्स का चॉइस जो है ना, इनको प्रॉपरली अगर कहीं लिखोगे आप तो इट बिकम्स वेरी पावरफुल। तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया था। अब कुछ लोग मेरी मन की भावना समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो भाई नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर कर देना। ओके, एज अ फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी, जो अगर अपना जो भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा, उसको फ्यूचर में ग्लोबल लेवल के ऊपर रिटर्न तो अच्छे मिलने वाले हैं। तो देयर इज अ कॉन्टिन्यूस हम फ्रॉम द वेस्ट अबाउट इंडियाज ग्रोथ। इसके कारण उनको पता चलता है कि उनका अपना खुद का एक डीप सीटेड सेल्फ इंटरेस्ट है, इसलिए हमारी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन कैसे इंडिया इस रोजी प्रोडिक्शन को कंसिडर करते हुए इसके बियॉन्ड जंप कर सकता है, तो उसके लिए दो एस्पेक्ट हैं। पहला, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो करंट ग्रोथ रेट है ना, ये कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड सेकंड, हाउ कैन वी अफोर्ड टू बी सैंग्वाइन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आर ग्रोइंग इकोनॉमिक साइज। सैंग्वाइन मतलब हाउ कैन वी बी चीयरफुल, हाउ कैन वी बी होपफुल कि हमारे जो ग्रोइंग इकोनॉमिक का साइज है ना, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं और उनसे कैसे निकलना होगा अगर होते भी हैं तो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द जॉब्स एंड द इकोलॉजी। ठीक है, तो कहना चाह रहे हैं हमारे जो ऑथर हैं यहाँ पर कि एज्यूम करते हैं कि इंडिया जो है ना 10 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाता है अगले 15 सालों के अंदर, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 2038 तक बन जाता है। तो ये आज की डेट से जो हमारा साइज़ है ना, उसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो विल दिस साइज ब्रिंग अलॉन्ग एट्रीब्यूट्स दैट वुड लाइक टू सी अस इन एन इकॉनमी। क्या ये साइज़ वो सारे एट्रीब्यूट्स भी लेके आएगा जो हमको इकॉनमी में एक्चुअल में चाहिए होते हैं? और विल इट एक वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर इसके कारण एक डिस्टोपिया बन जाएगा। ठीक है, इंड्यूस बाय देयर एब्सेंस, क्या उन एट्रीब्यूट्स की प्रेजेंस ना होने के कारण क्या ये डिस्टोपिया बन जाएगा? अब डिस्टोपिया मैंने क्या कहा था, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर बहुत सारा इनजस्टिस होता है, जहाँ पर बहुत सारा वो होता है, सफरिंग होती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर में क्या जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उसके कारण एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, क्या सोशल और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा गुड लाइफ के लिए, क्या वहाँ हमारे पास वो अवेलेबल होगा, हम जनरेट कर पाएंगे? या फिर उल्टा भी हो सकता है, ये सब चीज़ें 2038 तक अगले 15 सालों के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी तो रेज कर सकती हैं, इकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी भी तो रेज कर सकती है ना। तो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आउटकम है ना वो इनएविटेबल है, बिकॉज बट एक क्रिएटिव इकोनॉमी की मैनेजमेंट अगर हम करते हैं ना, तो जो ग्रोथ प्रोसेस के अंदर वो बहुत नेसेसरी हो जाएगा हमारे लिए। उसके कारण हम लोग जान पाएंगे पॉजिटिव कौन से, नेगेटिव कौन से, किसको रोक के रखना है, किसको इग्नोर करना है। एंड आई शेल कन्फाइन माई सेल्फ टू एम्प्लॉयमेंट एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी रेस्पेक्टिवली। वो इन दो फैक्टर्स की ही बात करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पर कुछ डेटा भी दिया था, तो उन्होंने कहा कि अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर की बजट की स्पीच थी ना, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की तो बेयरली कोई बात की गई थी। गवर्नमेंट का डेटा दिखाता है कि 2022 के बीच में ऑलमोस्ट जून जुलाई अगस्त के रीजन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो अर्बन ईमेल्स का था ना, वो ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू ऑलमोस्ट डेकेड अगो। यानी कि आज से 10 साल पहले जो अर्बन मेल्स जितने अनएम्प्लॉयड थे ना, उससे ज़्यादा अभी राइट नाउ थे, 2022-23 के आसपास की बात कर रहे हैं। एंड फिर उन्होंने ये कहा कि एक डेटा देते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर से भी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड ना, वो दिखाता है कि जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है ना दिसंबर 2022 के अंदर, वो कम थे इन कंपैरिजन टू 2016। तो क्लियरली जो ग्रोथ हमारे नेशनल इकोनॉमी की, उसने इक्वल ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट में तो जनरेट नहीं की है। तो जिस तरीके से लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और वो एग्रीकल्चर में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ना, वो तभी राइज होंगी जब हमारे प्रोडक्शन के अंदर और डिमांड इंक्रीज होगी और उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। तो आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ होने वाली है ना, और जो एक्सपोर्टेबल मैन्युफैक्चर्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर विल नॉट बी ऑफ मच यूज़ हेयर, क्योंकि ये एक ऐसा कोहॉर्ट बन जाता है यहाँ पर लो एजुकेशन और स्किल्स की प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के अंदर। तो इंक्रीज करना डिमांड फॉर गुड्स की और मास कंजप्शन करना, इसके कारण क्या होगा कि वर्कर्स की डिमांड की एक्सपेंशन तो हो पाएगी। एंड इस डिमांड के एक्सपेंशन के लिए हम लोगों को जो प्राइस फूड में जो चेंजेस होने पड़ेंगे, उन सबको भी देखना पड़ेगा, उनको भी चेक करना पड़ेगा। हमारे पिछले 10 सालों का जो एक्सपीरियंस है ना, वो ये बताता है कि इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है आने वाले अगले 10 साल के अंदर, है ना, 10-15 सालों के अंदर, और बिना किसी लेकिन इसके अंदर सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो रूरल एरियाज़ के अंदर हमको बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक कंसर्टेड पॉलिसी का फोकस होगा ना, वही ऐसे कंडीशंस क्रिएट कर सकता है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया में बेहतर किया जाएगा। करंटली हमारे पास ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है, ना ही सेंटर पे ना ही स्टेट के ऊपर।
वेलफेयरिज्म का मतलब होता है वो पॉलिसी जो वेलफेयर के ऊपर काम करती है। वेलफेयर को हम लोग डिफाइन किससे करते हैं? फ्री या फिर सब्सिडाइज गुड्स के थ्रू, ठीक है ना, जो कि उसका सब्सिट्यूट नहीं हो सकता। वी हैव टू ब्रिंग इन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, वी हैव टू ब्रिंग इन कंसर्टेड पॉलिसी जो इस कंडीशन पे काम करेगी। देन अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की बात करते हैं तो जिस तरीके से हमारा बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है ना, हम लोगों ने देखा कि जो ग्रोथ है ना, इट डज नॉट गारंटी द थिंग्स दैट वी एस्पायर टू बी टू इन द इकोनॉमी। जो हम अपने अर्थव्यवस्था के अंदर चाहते हैं ना, वो चीज़ें हमारी ग्रोथ से ना गारंटी नहीं हो पा रही हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि बहुत अनब्रिडल्ड ग्रोथ हो रही है ना, एंड ऑलमोस्ट सर्टेन, अनब्रिडल्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल तरीके से ग्रोथ हो रही है, एंड सर्टेनिटी उसके कारण कुछ ऐसे आउटकम्स होते हैं जो हम अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी, वो हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन अनब्रिडल्ड ग्रोथ के कारण ये भी हो जाता है। उन्होंने कहा तो ये जो ऑथर हैं एक पर्टिकुलर आउटकम को पॉइंट आउट भी करना चाहते हैं जो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को लेकर के हैं, जो कि फोकस करते हैं मोस्टली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। उन्होंने कहा ये जो फ्रेनेटिक बिल्डिंग होती है ना, नए एलिवेटेड हाईवेज़ होते हैं, नेशनल हाईवेज़ होते हैं, जिसके कारण इनकी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्ती सी देखना। तो बेसिकली पहले फ्रेनेटिक का मतलब तो होता है कि बहुत ही फास्ट और एनर्जेटिक होता है ना, जो अनकंट्रोल तरीके से। उनका फ्रेनेटिक बिल्डिंग बनती जा रही है, न्यू एलिवेटेड नेशनल हाईवेज़ हैं, इम्प्लीमेंटेड बाय राइडिंग रफ शोर्ड ओवर द लोकल कम्युनिटीज़, ऑफन कट्स अ स्वेद थ्रू द कंट्री साइड, डिस्ट्रॉइंग एग्रीकल्चर लैंड एंड जेपरडाइजिंग लाइवलीहुड्स। ये यहाँ पर पूरे के पूरे शशि थरूर बन गए थे हमारे जो ऑथर है ना। तो अब भूल जाओ, बस पता है क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिन रात बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़कें चौड़ी होती जा रही हैं, लोग ये कर रहे हैं, किसानों की ज़मीनों को लूटा जा रहा है, लोगों का रहन सहन बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, शोर हो रहा है, पार्किंग का स्पेस नहीं है। वो सारी बातें इन्होंने इंग्लिश के अंदर बड़े प्यारे प्यारे शब्द लिख करके बोल दिए। तो यहाँ पर जो ऑथर थे थोड़े से सेंटी हो गए थे और शशि थरूर बनने की कोशिश कर रहे थे, पर हमने उनको अपने देसी तरीके से हैंडल कर लिया। फिर स्टेट गवर्नमेंट भी इसी चीज़ें पीछे नहीं है, ठीक है, उनके भी बहुत सारे ऐसे जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो काफ़ी डिजास्टर्स हो सकते हैं। उनके कुछ प्लान्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, जहाँ पर वो रिलीजियस टूरिज्म को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड उन्होंने बहुत हद तक कुछ डाइवर्स चीज़ों को फॉर्म करने की कोशिश भी की थी। अब उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से रिसेंटली पता चला था ना कि एक जैनिज़्म मंदिर है उत्तराखंड के अंदर, उसको टूरिज्म के लिए ओपन करने की बात की गई थी, तो वहाँ पर जो जैन लोग थे उन्होंने इस चीज़ को अपोज भी किया था कि वी डू नॉट वांट इट टू बी क्रिएटेड इनटू अ टूरिज्म प्लेस, एंड तो ये सब देखने को मिला था। और उसके अलावा इतना सारा जब ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पर टूरिज्म इंक्रीज़ होता है तो हम लोगों ने लैंडस्लाइड्स के इंसिडेंट्स देखे हैं, फ्लडिंग के देखे हैं, ठीक है, और उन लोगों की सफरिंग भी देखी थी। तो इंडिया नीड्स ग्रोथ एज इट हैज़ अ बैकलॉग ऑफ पॉवर्टी, बट जो ग्रोथ होगी ना दैट ऑफन सीज डज नॉट इनफ फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स। वो ग्रोथ जो है ना लोगों की लाइफ इंप्रूव नहीं करे, खास करके जो पुअरेस्ट होते हैं ना उनकी, जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके नहीं दे पा रहे हैं, है ना, और इकोलॉजिकल तरीके से भी उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। तो साइज तभी वैल्यूएबल हो पाएगा जब वो अपने टोटल पॉपुलेशन का वेलबींग एनहेंस करेगा। ओके, हो गया हमारा ये वाला एडिटोरियल भी। एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 2016 के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, 2013, 2014, 15 हम लोग कवर कर चुके हैं। 16 में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 से करेंगे, जो कि केस स्टडीज़ हैं। तो हमारे पास टोटल 6 केस स्टडीज़ होती हैं, हम लोग 3 दिन में कवर कर देंगे, 2 आज करेंगे, 2 कल और 2 परसों। तो 13 फरवरी तक ये पूरा पेपर हमारा कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी केस स्टडीज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। तो एग्जाम में तो एक्चुअल में सेंसिबल यही होता है कि आप लोग पहले केस स्टडीज़ को सॉल्व करो, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस करो, क्योंकि केस स्टडीज़ ना बहुत एग्जॉस्टिंग होती हैं। 4 पेज मिलते हैं लिखने के लिए, 20 नंबर की होती हैं, कभी कभी 25 नंबर वाली भी आ जाती हैं, और इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी तो यहाँ तक कि मतलब प्रोबेबली आधी से ज़्यादा तो 90% तक तो इसमें कहानी होती है। कहानी को पढ़ना समझना, फिर उसके बेसिस पर 2-3 क्वेश्चन होते हैं, उनको आंसर करना होता है। चलिए समझते हैं कहानी। A fresh engineering graduate gets a job in a prestigious chemical industry. She likes the work. The salary is also good. However, after a few months, she accidentally discovers that highly toxic waste is being secretly discharged into a river nearby. ठीक है, इंजीनियरिंग लड़की है, जॉब मिल गई, अच्छी खासी काम पसंद आ रहा है, पर उससे पता चलता है कि वेस्ट जो है ना वो रिवर में जा रहा होता है। This is causing health problems for the villagers downstream who depend on the river for their water needs. She is perturbed and mentioned the concern to her colleagues who have been with the company for longer periods. They advise her to keep quiet as anyone who mentions the topic is summarily dismissed. तो वो उसको पता लगता है कि तो गांव वालों को प्रॉब्लम आएगी, उन जो पानी कंज्यूम करते हैं वो परेशान होती है, अपने कलीग्स को बताती है, जो लोग पहले से काम कर रहे थे उन्होंने क्या कहा कि तुम चुपचाप रहो, जो भी इस पर बात करता है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। She cannot risk losing her job as she is the sole breadwinner for her family and has to support her ailing parents and siblings. At first, she thinks that it is if her seniors are keeping quiet, why should she stick out her neck?
बट हर कंसाइंस प्रिक्स हर टू डू समथिंग टू सेव द रिवर एंड द पीपल हु डिपेंड ऑन अपॉन इट. At heart, she feels that the advice of the silence given by her friend is not correct, though she cannot give reasons for it. She thinks you are a wise person and seeks your advice. आपसे पूछती है, जो आप आंसर लिखने वाले हो ना, तो उसको लगता है कि यार देखो मेरे को डिसमिस कर दिया जाएगा, पर बात यह कि मैं नौकरी छोड़ नहीं सकती, मेरा परिवार मेरे पे डिपेंडेंट है, अकेली हूँ, कमाने वाली, माता पिता बीमार हैं, छोटे बहन भाई भी हैं. तो पहले तो वो सोचती है कि जो सीनियर्स है वही कुछ नहीं करे तो मुझे काहे को अपनी टांग अड़ानी है इसमें. लेकिन उसकी खुद की भीतर से आत्मा की एक आवाज़ आती है कि उन लोगों के ऊपर डिपेंड, उन लोगों के बारे में सोचो जो उस नदी का पानी यूज़ करेंगे, उनको बचाना ज़रूरी है. तो दिल से उसे लगता है कि जो उसके फ्रेंड ने जो उसको सलाह दी थी चुप रहने की वो ठीक नहीं है. एंड उसको ये लगता है कि आप एक वाइस पर्सन हो, यानी कि आप जो राइट नाउ इस वीडियो को देख रहे हो, यू आर ए वाइस पर्सन, और आपसे वो सलाह मांगती है. अब कहानी समझ में आ गई, किस्सा समझ में आ गया. What arguments can you advance to show her that keeping quiet is not morally right? ठीक है, ये बन गया कंपोनेंट ए पूरे क्वेश्चन का. बी पार्ट में है What course of action would you advise her to adopt and why? तो एक्चुअल में देखा जाए तो बी के अंदर उसने दो चीज़ें पूछ ली हैं, कोर्स ऑफ एक्शन और उसका रीज़न वाई. ठीक है, टोटल 3 चीज़ें हो गई. ए, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आप दोगे कि भाई देखो चुप रहना ना तुम्हारे लिए नैतिक रूप से ठीक नहीं है, मौलिक रूप से नैतिक रूप से ठीक नहीं है, तो तुम इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ. सेकंड पे आप उसको क्या तरीका क्या बताओगे कि इस तरीके को फॉलो करो. और थर्ड में आपको बताना है उसका कारण कि ये तरीका तुम्हें क्यों फॉलो करना चाहिए. ओके, चलते हमारे केस की तरफ. द गिवन केस रिफ्लेक्ट्स डायलेमा, ये जो बिटवीन पर्सनल वैल्यूज वर्सेज ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एज फेस्ड बाय अ फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हु वांट्स टू ब्लो विसल रिगार्डिंग द रिवर वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू टॉक्सिक वेस्ट, बट शी इज स्टॉप्ड बाय हर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डूइंग सो. ओके, तो सबसे पहले उसने ये पूछा था ना कि क्या आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे, तो पहले हम लोग वही एड्रेस करेंगे. कैपिटल में लिखो, बॉक्स में डाल दो ताकि एग्जामिनर के लिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए कि भाई यहाँ से वो क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं. यहाँ पर ए भी लिख सकते थे. ठीक है, अच्छा कोई भी चीज़ मार्जिन के इधर मत लिखना. ये जो मार्जिन वाला एरिया होता है ना, ये एग्जामिनर के लिए होता है, कुछ रिमार्क्स वगैरह देने के लिए. तो अगर आप यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखोगे ना, वो हो सकता है एग्जामिनर उसको कट कर दे, लेकिन कट ना भी करे तो उसको इरिटेट मत करना. इस लाइन के उधर सिर्फ एग्जामिनर का लिखने का एरिया होता है, मार्क्स वगैरह लिखना, रिमार्क्स लिखना. तो पहला आर्ग्यूमेंट है हर कंसाइंस इज डायरेक्टिंग हर टू स्पीक अप द ट्रूथ. कीपिंग साइलेंट गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक स्वभाव एज मेंशन दी भगवद गीता. भगवद गीता इतना महान स्क्रिप्चर है तो उसको हमेशा बॉक्स में डालना ताकि एग्जामिनर की नज़र से बच ना पाए वो. कीपिंग साइलेंट वुड क्रिएट द नोवर डूअर स्प्लिट एज पॉसिलेटेड बाय दयानंद सरस्वती. अब देखो तो देखा जाए तो दयानंद सरस्वती जी को भी बॉक्स में डालना चाहिए था हमें, बट मैंने जल्दबाजी में नहीं डाला, बट आप लोग बॉक्स में डाल देना. डिस्क्लोजिंग द ट्रूथ इज इन लाइन विद लोक संग्रह एंड वुड लीड टू द गुड ऑफ मैनी पीपल. इसको भी बॉक्स में डालो, कीवर्ड्स को बॉक्स में जरूर डालो, मिस नहीं होनी चाहिए. हर कंपनी इज ड्रिवन बाय ग्रीड एंड मटेरियलिस्टिक स्केप्टिसिज्म. दिस इज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल मोरालिटी एंड हेंस कीपिंग क्वाइट इज नॉट morally right. While her colleagues have kept quiet for long, she shouldn't be bothered by their advice and follow the path of nishkam karma to lead toward a morally correct action. तो हमने उसको 5 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए. अब हम बताते हैं कि हमने एक एडवाइजेबल कोर्स ऑफ एक्शन भी बताएंगे कि ये स्टेप फॉलो करना. परसुएड हर कलीग्स फर्दर टू अचीव कंसेंसस ऑन द पॉजिटिव लाइन, देन टॉक टू द हायर अप मैनेजमेंट एंड सीनियर्स टू मेक देम अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड सीक देयर व्यू एंड एडवाइस. थर्ड है इफ दे ऑल्सो एडवाइज टू इग्नोर द इशू देन सीक इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर मैकेनिज्म अवेलेबल. फोर्थ है आफ्टर द internal mechanisms she shall seek help of police and environmental NGOs. Fifth, create awareness among villagers downstream as their health is getting affected. तो हमने उसको 5 स्टेप्स ये बता दिए, आगे 2 स्टेप्स और हैं. इन द लॉन्ग टर्म EIA यानी कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है ना, EIA रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट शैल बी चेक्ड एंड कंपनी शैल बी फाइंड अंडर द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल. ये आप लोग अपना एनवायरमेंट जो GS3 में होता है उसमें ही पढ़ते हो ना. SOPs एंड द एनवायरमेंट एक्ट, एनवायरमेंट एक्ट, वाटर एक्ट, ये दोनों जो एक्ट है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होते हैं एनवायरमेंट एक्ट के, वाटर एक्ट के, दे शैल बी इम्प्लीमेंटेड इन द लेटर एंड स्पिरिट. अब हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट भी बनाया. कीपिंग क्वाइट, अगर आप चुप रहते हो तो दिस इज अगेंस्ट द कंसाइंस योर हार्ट एंड द वैल्यूज एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट ईदर. अब देखो यहाँ पर नो लिखना था ना, मुझे नो नहीं लिखा मैंने, तो नो लिख लेना अपने आंसर में. इफ़ यू आर कीपिंग क्वाइट बट नो यू आर नॉट कीपिंग क्वाइट, आप बोलते हो, दैट मीन आपके कंसाइंस से आवाज़ आई है और आप निष्काम काम की तरफ बढ़ रहे हो. तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे आपको टू द बेस्ट पॉसिबल लिमिट्स एंड एक्ट इज डन इन गुड फेथ एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है,
फिर उसने हमसे लास्ट में ये भी पूछा था कि जो भी आप उसको कोर्स ऑफ एक्शन बताओगे उसका रीज़न बताना है। तो रीजंस फॉर दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज इट इज़ इन लाइन विद द प्रोफेशनल एथिक्स टू फर्स्ट एग्जॉस्ट द इंटरनल मैकेनिज्म्स बिफोर सीकिंग द लीगल एंड द एक्स्ट्रा हेल्प टू अवॉइड सेंसिलाइजेशन। देखो जो भी आपकी केस स्टडीज़ होंगी ना उसमें हमेशा ध्यान रखना कि पहले सारे के सारे ना फर्स्ट एग्जॉस्ट द इंटरनल मैकेनिज्म्स, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो सभी केस स्टडीज़ में ध्यान रखना हमेशा पहले जो भी आपके इंटरनल मैकेनिज्म्स होंगे ना, कभी कभी ना एग्जामिनर आपसे इंटरव्यू के टाइम पर भी ना कुछ ऐसे सिचुएशन पूछ लेंगे, ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि इस सिचुएशन दे देंगे आपको, उनको बेसिकली SRTs बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो वहाँ पर भी ध्यान रखना, आपको वो किसी सिचुएशन में फंसाने की कोशिश करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर पहले आपको सारे के सारे इंटरनल मैकेनिज्म जो भी होते हैं उनको एग्जॉस्ट करना है, उसके बाद आपको बाहर हेल्प लेनी है। कोई भी लीगल या फिर एक्स्ट्रा हेल्प लेने से पहले अंदर वाले। टू अवॉइड एनी सेंसेशनलिज्म, दिस विल प्रिवेंट एनी रिस्क टू हर जॉब एज शी इज ड्यूली फॉलोइंग प्रोसीजर्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। Health issues need to be dealt with by creating awareness and providing the rehab care. Trusteeship, stewardship, and environment ethics shall be applied. Hence, the measures related to the EIA, fines, and acts. Hence, the following action would help in restoring the river's natural self and also address the organization versus personal dilemma. तो जो भी उसके इश्यूज थे हम लोगों ने वो एड्रेस कर दिए। 3 चीज़ें पूछी थी, आर्ग्यूमेंट्स पूछे थे हमने कर दिया एड्रेस, कोर्स ऑफ एक्शन पूछा था हमने एड्रेस कर दिया, रीज़न पूछे थे रीज़न बता दिए, फिनिश, केस स्टडी हो गया। अब जो लोग लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, उनको तो केस स्टडीज़ बहुत हल्की लगने लग गई होंगी, कोई डर ही नहीं होगा, क्योंकि हर बार इतनी बड़ी कहानी दे देता है और 2 से 3 बातें पूछ लेता है, 2 से 3 बातों को घुमा फिरा के बोलना होता है, उनको भी पता चलेगा कि कौन से सेक्शन से हम लोगों को फ्लो चार्ट बनाने होते हैं। तो यही होता है, अगर आप लगातार जुड़े रहोगे तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें भी 20 नंबर का है। कहानी पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। Land needed for mining, dams, and the other large-scale projects is acquired mostly from the Adivasis, hill dwellers, and the rural communities. The displaced persons, they are paid monetary compensation as per the legal provisions. However, the payment is often tardy. In any case, it cannot sustain the displaced families for long. These people do not possess marketable skills to engage in some other acquisition. तो माइनिंग डैम वगैरह के लिए जब भी ज़मीन वगैरह ली जाती है, आदिवासी से लेते हैं, जो लोग पहाड़ियों में रहते हैं उनसे लेते हैं, गांव वालों से लेते हैं, एंड उन लोगों को फिर मॉनेटरी कंपनसेशन दिया भी जाता है। लेकिन कभी कभी जो पेमेंट होती है ना बहुत ही छुटपुट होती है, कम होती है, और वो अपनी फैमिलीज़ को लॉन्ग टर्म तक फिर सस्टेन नहीं कर पाते, और इनके पास इतनी अच्छी स्किल भी नहीं होती कि किसी दूसरे जॉब वगैरह में काम कर ले लोग। तो ये बहुत लो पेड माइग्रेंट वर्कर्स बन जाते हैं। Moreover, their development goes to industries, industrialists, and urban communities where the costs are passed on to these poor, helpless people. This unjust distribution of cost and benefits is unethical. Alright, तो यहाँ पर सिचुएशन खत्म हो जाती है। आगे बोल रहा है, सपोज करो कि यू हैव बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग अ बेटर कंपनसेशन कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। तुमको जिम्मेदारी दी जा रही है कि भाई इस तरह के लोगों को ना कंपनसेशन टाइम से नहीं मिल पाता, कम मिलता है, और इनको रिहेबिलिटेट भी नहीं किया जाता, तो उसकी पॉलिसी का एक ड्राफ्ट बनाना है तुमको, राइट ना, जो तुम वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो ना, तुमको, इन डिस्प्लेस लोगों के लिए। वो पूछ रहा है, हाउ वुड यू अप्रोच द प्रॉब्लम एंड व्हाट वुड बी द मेन एलिमेंट्स ऑफ योर सजेस्टेड पॉलिसी। ठीक है, ध्यान से पूछो, ध्यान दो, वो किस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि तुमको ड्राफ्ट बनाना है एक पॉलिसी का, और उसमें मेजर चीज़ किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, तुम्हारी अप्रोच क्या होगी प्रॉब्लम को लेकर के। अप्रोच का मतलब क्या, तुम स्टेप्स बताओगे एक तरीके से, ठीक है, और तुम्हारे मेन एलिमेंट्स क्या होंगे इस प्रॉब्लम के, यानी कि उस पॉलिसी को तुम जब एड्रेस करोगे तो किन किन एलिमेंट्स को एड्रेस करने वाले हो। 20 नंबर का है, 4 पेज मिलने वाले। शुरू करते हैं। This case reflects the development versus growth conundrum with dilemmas like delayed and inadequate monetary compensation, loss of livelihood of the displaced leading to distressed migration which destroys their lifestyle, and the non-sharing of developmental benefits with them. मैंने प्रीवियस केस स्टडीज़ के अंदर ना इस तरह के पैराग्राफ की जगह ना हम लोग बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है और डायलेमास कौन से, वैल्यूज़ कौन सी, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। अब जो लोग लगातार जुड़े रहेंगे ना उनको तरीका बताऊंगा कौन से क्वेश्चन में आप लोग इस तरह के पैराग्राफ लिखना और कौन से क्वेश्चन के अंदर आप लोग वो सेक्शंस बनाना, लेकिन मैं वो थोड़ा आगे जाके बताऊंगा, तो जो लोग जुड़े रहेंगे उनको पता चल जाएगा, उसका भी एक तरीका होता है एक्चुअल में। तो उसने बोला था कि आप कैसे अप्रोच करोगे। आई विल अप्रोच द पॉलिसी बाय कीप इन माइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप, स्टीवर्डशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द एक्सेस टू बेनिफिट शेयर्स. I will ensure distributive and the procedural justice for the displaced by providing them adequate compensation. I will approach it with theological view of meeting the ends, that is, proper rehabilitation shall be ensured. Further, natural rights of the people, liberty and property, they are being violated here.
Hence, the policy need to ensure sustenance of their traditional ways, provide occupation training and prevent the distress migration. अब छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना देना है हमको कि एडिक्वेट और टाइमली कंपेंसेशन दिया जाएगा, प्लस में इंश्योर करेंगे लाइवलीहुड, प्लस में शेयर इन बेनिफिट्स वो भी मिलेगा. तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे टेलीलॉजिकल, यूटिलिटेरियन और कम्युनिटेरियन एंड्स को मिलती, मीट देम, उनको फुलफिल करती हैं. अब किसी को पता ना हो कि टेलीलॉजिकल क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, कम्युनिटेरियन क्या है, तो आपको एथिक्स का बेसिक पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, बेसिक में सब कुछ कवर होता है. एथिक्स का जो पहला चैप्टर है उसी में ये सब कवर हो जाता है. जब हम तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, इट प्रिवेंट्स माइग्रेशन एंड द ट्रेडिशनल वेज आर कॉन्टिन्यूड. देखो ये सारी चीज़ें अगर पैराग्राफ में लिखते तो कितना टाइम लगता और कितना अजीब लगता. एक फ्लो चार्ट भी सुंदर बन जाता है और बहुत सब कुछ, बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट छोटे छोटे शब्दों में कवर हो जाता है. फिर उसने पूछा था हमसे कि मेन एलिमेंट्स क्या होंगे आपकी पॉलिसी के. तो हम लोग ने पहला स्टेप में बताया टाइमली और एडिक्वेट कंपनसेशन होगा एट द रेट पॉसिबली मोर देन द मार्केट वैल्यू. Whenever possible, compensation to be provided as DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. देखो DBT इस बार मेंस 2022 में क्वेश्चन में आया था, मेंस में क्वेश्चन आया था DBT के ऊपर. टू रिड्यूस द टाइम टेकन. देन रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड इन सिमिलर और नियर बाय हैबिटेशंस इफ दे इंसिस्ट सो दैट देयर लाइवलीहुड इजंट अफेक्टेड. Fourth, in case the point 3 isn't possible, we will provide vocational training so that they don't lose livelihood, they don't have to migrate and hence continue their traditional ways of living. आगे, if the migration can't be prevented, then we will provide all necessary support in their new habitation. Also, the policy will provide them with share to the development benefits. It is in line with the communitarian ethics that good of all is reserved and not just a few. A Bible mentions that a good society is one where no one falls through the cracks of society. The policy adopts measures to prevent the displaced people from falling into the worst of situations and hence this solution is holistic. अब ख़त्म ये वाली केस स्टडी. क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हम कल करेंगे, 13 और 14 हम लोग परसों करेंगे. फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा 2016 का पेपर. फिर हम लोग 17 स्टार्ट कर देंगे. तो जो लोग लगातार जुड़े हुए हो कुछ ना कुछ बताते रहा करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. जैसे कि एक चीज़ मैंने नोटिस की थी और मैंने खुद ही गलती कर, बताऊँ क्या, पहले मैं क्वेश्चन के साथ ना ऐसे चैप्टर लिख देता था कि ये जो क्वेश्चन बन रहा है PYQ, ये एथिक्स में जो आपका सिलेबस में जो 7-8 पॉइंट गिवन है ना, उसमें से कौन से बनता है. और मैं इसको बताता भी था कि ये वाली केस स्टडी इस चैप्टर से मैच कर रही है. फिर बीच में मैं खुद ही लिखना भूल गया. तो जब मैं आज ये आप लोगों को लिख रहा था ना, तो मुझे याद आ गया यार ये मैं लिखता तो था. तो फिर मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया, पर दूसरी वाली केस स्टडी में फिर से भूल गया. ठीक है, तो ये वो चीज़ें जो मुझे आप याद दिलाते रहोगे ना आप लोग, तो मैं करता रहूँगा. देखो यार अकेला एक इंसान जब इतने सारे काम कर रहा होता है ना मल्टीपल, तो दिमाग में नहीं रहता. आप लोग जब कमेंट वगैरह करते रहते हो ना, तो मैं उनको पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं, इग्नोर करता हूँ. कभी कभी क्या होता है कि कभी मूव कर रहा हो तो चलते चलते पढ़ लिया, फिर रिप्लाई नहीं हो पाता, बट नज़र के सामने से सब कुछ गुजरता है एक बार, ऐसी बात नहीं. तो ये चीज़ें याद दिलाते रहा करो छोटी छोटी. कुछ भूल जाता हूँ तो ऐसा मतलब मैं फिर कर दूँगा इनको. अच्छा, एक जो था ना क्वेश्चन कि मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स करेंगे, ठीक है, वो मैंने कोशिश की थी, मैंने आर्टिकल डाउनलोड किया था जो बेयर एक्ट था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपना, पर मुझे उससे लगा नहीं कि उसमें कोई इतना फ्रूटफुल चीज़ें होने वाली नहीं है. तो आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एल्स. आप लोगों का पूरा पॉलिटी कवर करा दूंगा मैं शॉर्ट तरीके में. ठीक है, अब टॉपिक वाइज जैसे जैसे आता रहेगा ना, तो आई एम थिंकिंग ऑफ सम थिंग्स अराउंड दैट. वो तो करना पड़ेगा. तो या तो आर्टिकल वाला करते, मैंने कहा था 1 फरवरी से कराएंगे, आज 10 हो गया, बट मैंने उसे ट्राई किया था 2 और 3 फेब को, वो नहीं बनी बात. मैंने रिकॉर्ड भी किया था, पर 15 मिनट लग गए, लेकिन 15 मिनट में कुछ फ्रूटफुल चीज़ मिली नहीं मुझे. मुझे लगा क्या ही पॉइंट है इसको करने का ऐसे. सो विल डू समथिंग एल्स अबाउट पॉलिटी, कि पूरे के पूरे टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज कैसे कर पाएंगे. तो ऐसा कुछ करने का सोच रहा हूँ मैं. चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.